ये बहुत ही पावरफुल सेशन होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। सर्कुलेटरी सिस्टम, यस, आपका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी में। ध्यान रखिएगा, दिस चैप्टर इज गोइंग टू फॉर्म द बेस ऑफ योर बायोलॉजी इन क्लास 11th। यस, ह्यूमन एनाटॉमी को समझना हो तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जब हम सर्कुलेशन की बात करते हैं तो आपको वाटर साइकिल ध्यान होगी। आपने वाटर साइकिल में पढ़ा था कि किस तरीके से पानी क्या करता है, भाप बनता है, क्लाउड्स बनता है, फिर वाटरफॉल होती है सीज ओशन के द्वारा, और वापस पानी क्या होता है, बैक हो जाता है। यही सर्कुलेशन, हाँ पानी का नहीं, यही सर्कुलेशन हमारी बॉडी में ब्लड का, जी हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। एक कंप्लीट साइकिल में एक पूरा चक्र हमारा क्या कर रहा है, हाँ हमारा पूरा चक्र क्या कर रहा है, इस राउंड में रोटेट कर रहा है हमारा ब्लड। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, वॉल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत क्यों है। तो मैंने बताया सर्कुलेशन करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वंस अगेन। डाइजेस्टिव सिस्टम हमें फूड तैयार करके देता है, न्यूट्रिएंट तैयार करके देता है। इस न्यूट्रिएंट को ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी पहुंचाता है ब्लड, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाँ जो आप सांस ले रहे हैं, हाँ आप ब्रीद इन कर रहे हैं ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि आपको क्या चाहिए, फूड का ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो इस ऑक्सीजन को ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाता है अगेन ब्लड, जी हाँ आपका रेड ब्लड सेल्स हेल्प करता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमारी बॉडी में एक सिस्टम है। क्या करता है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेस्ट पैदा करता है। आपके बॉडी में जो आपने एक्सेस वाटर पिया है, आपने एक्सेस सॉल्ट लिया है, इस सब को क्या करता है, इस एक्सेस वाटर, इस एक्सेस सॉल्ट को रिमूव करता है। कौन, ये ट्रांसपोर्ट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आता है हार्मोन, हाँ आपकी बॉडी में जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, हाँ आप जैसे बॉर्न हुए थे क्या उतने ही बड़े हैं, नहीं, आपकी हाइट बड़ी हो गई है, आपकी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं। तो ये सब हार्मोन की वजह से है। और हार्मोन को रेगुलेट करता है कौन, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें डक्टलेस सिस्टम होता है, और ये भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट के द्वारा ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी पर पहुंचता है। कौन ले जाता है, जी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए हमारी बॉडी में क्या क्या फ्लूइड्स हैं जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है। सबसे पहले फ्लूइड जानेंगे कि ब्लड। तो ब्लड आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, जी ब्लड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड। सोचिए आपके शरीर से अगर मैं ब्लड निकाल दूं तो क्या होगा, क्या लाइफ बचेगी, क्या कहते हैं, यस या नो में मुझे जवाब दे सकते हैं। और अगर आप ये भी बता सकते हैं कि आपके बॉडी में, यस मैं तुमसे पूछता हूं मेरे सुपरस्टार्स, तुम्हारे बॉडी में अभी तुम्हारी बॉडी में कितना ब्लड होगा, क्या आपको पता है? नहीं मालूम है तो बने रहना, मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि आपके बॉडी में जो ब्लड है, हाँ शायद आपने देखा भी होगा, कभी आपका खून बह गया होगा, चोट लगी होगी, आपने देखा होगा, आपने तो लाल रंग देखा होगा, क्या व्हाइट रंग का भी खून है आपके पास, मालूम है आपको? नहीं मालूम था। चलिए अभी हम बताने जा रहे हैं कि आपकी बॉडी में जो ब्लड आप देख रहे हैं वो किन चीजों से बना है और कितने वॉल्यूम में, ठीक है। तो ब्लड हमारा एक इंपॉर्टेंट फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। दूसरा फ्लूइड मैंने बताया टिश्यू फ्लूइड होता है। अब ये कैसा फ्लूइड होता है, ये तो आपने कभी देखा ही नहीं है। तो टिश्यू फ्लूइड्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हाँ आपके पास लंग्स है, किडनी है, लिवर है, अंदर है हमारे ऑर्गन्स, इनके बीच में भी क्या है, यस एक फ्लूइड है, नाम है टिश्यू फ्लूइड, है ना, इनके बीच में, यस इन स्पेसेस के बीच में। अब आता है तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, वो है लिम्फ। लिम्फ एक तरह का कलरलेस लिक्विड है, फ्लूइड है, जो लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है। इसे लिम्फेटिक ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं। हाँ ये कंप्लीट साइकिल में तो नहीं मूव करता है, बट यस ये ब्लड के पार्ट है, सर्कुलेशन का पार्ट है। और कौन जनरेट करता है, यस स्प्लीन और टॉन्सिल।
टॉन्सिल तो मैंने आपको बताया आपके गले में, हाँ आप जरा बड़ा सा मुंह खोलिए, आ करिए बड़ा सा, हाँ करके देखिए और अपने आप को यस मिरर में देखिए। आप देखेंगे कि आपके मुंह में टंग के ठीक ऊपर, आपकी जीभ के ऊपर आपको कुछ लटकता हुआ नजर आएगा जी, दैट इज टॉन्सिल। कभी कभी कुछ स्टूडेंट को टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती है ठंडा ठंडा पानी पीने से, जी हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूं जी। तो वो है आपका लिम्फेटिक ऑर्गन, नहीं पता था? चलो अब आगे जाने ब्लड के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर ब्लड से भरपूर है जी, ब्लड से भरपूर है ये चैप्टर। तो सबसे पहले ब्लड के बारे में जाने। याद रखिएगा आपका ब्लड कभी रुकता नहीं है आपकी बॉडी में। जिस पल आपकी बॉडी से ब्लड सर्कुलेशन रुका मतलब जीवन समाप्त। तो ब्लड ऑल द टाइम मूव करता है फ्रॉम हार्ट टू आर्टरीज, हार्ट से पहुंचता है आर्टरीज पर। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, हार्ट से मैं लिख रहा हूं, हार्ट से जाता है आर्टरीज के पास, आर्टरीज के पास जाता है वेन्स के पास, वेन्स से लौट कर वापस हार्ट में आता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, क्या बन गई? सर्कुलेशन साइकिल। यही तो मैं कह रहा हूं बार बार कि ब्लड एक साइकिल के रूप में, जैसे मैंने मोटरसाइकिल का एग्जांपल दिया, उस तरीके से हमारी बॉडी में घूमता रहता है। इसीलिए सर्कुलेटरी साइकिल, समझ गए? वेन्स ब्लड को वापस, यस, ए से आर्टरी, याद कर लीजिए, मैं पूछूंगा अभी इस सेशन के एंड से पहले, मैं बीच से पूछूंगा, ए से आर्टरी, ए से अवे, याद करेंगे क्या? ए से आर्टरी, मैं लिख रहा हूं आपके लिए स्क्रीन पर, ए से आर्टरी, ए से अवे। तो आर्टरीज क्या करती है? हमेशा ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती है। मेरे एक्शन को भी देख सकते हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाती है, ठीक है। जबकि वेन्स क्या होता है? टूवर्ड्स द हार्ट लाती है। तो आर्टरी ए से अवे, याद कर लीजिए, और वेन क्या करेगी? टूवर्ड्स द हार्ट लाएगी ब्लड को, ठीक है, ब्लड को हार्ट की तरफ ले आने वाली है। चलिए अब दोनों के कलर के बारे में जान लें। तो आर्टरीज का खून ब्राइट रेड कलर का दिखता है। हाँ, ये शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। जरा अपने हाथ को ऐसे करके देखो, अभी हाथ उठाओ सब लोग। हाँ, मैं अपना हाथ आपको दिखा रहा था, स्क्रीन पे आप देख पाएंगे। मैंने बताया आज डिजी बोर्ड नहीं है, आज डेस्कटॉप वर्जन है। तो आप देखेंगे कि आपको अपनी ब्लड वेसल्स भी दिखाई देंगी, ठीक है। जो ब्लड वेसल ऊपर वाली है वो वेन है, और जो डीप सीटेड है अंदर है वो आर्टरीज है। क्या? वंस अगेन, जो ऊपर आपको ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, आपको दिखेंगी आपके हाथ में, शायद मेरे हाथ में भी आप थोड़ा ध्यान देंगे तो दिखेंगी आपको, वो ऊपर वाली जो वेसल्स दिख रही है वो वेन्स है, और जो डीप सीटेड है वो आर्टरी है। चलिए आइए, तो आर्टरीज में ब्लड ब्राइट रेड कलर का मिलता है, हाँ, और वेन्स में कौन से कलर का है? डार्क रेड। क्या रीजन है? क्योंकि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, ठीक है, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड, जिस ब्लड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, यस, इसीलिए वेन्स डार्कर रेड कलर की है। तो मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था कि आपकी बॉडी में कितना ब्लड होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी बॉडी में 4 to 5 लीटर होगा। पर सर यहां लिखा हुआ है 5 to 6 लीटर, और सर आप हमें बोल रहे हैं 4 to 5। अरे भाई, यू आर नॉट एडल्ट, आप लोग एडल्ट नहीं है, और ये तो किसका है? 18 साल या उससे अधिक का है। आपकी बॉडी की वॉल्यूम के हिसाब से आपका ब्लड होगा इस समय, ठीक है। अभी आपका बॉडी का वेट कम है, आपका, यस, तुम लोगों का, मेरे सुपरस्टार्स का वेट कम है, तो उसी हिसाब से बॉडी के वॉल्यूम का, ब्लड का वॉल्यूम भी कम होगा। अच्छा, ब्लड कभी चखा है? चोट लगने पे लोग ब्लड को चूसने लगते हैं, हाँ ना, हाथ कट जाने पे। क्या ऐसा किया है क्या? हाँ, फिल्मों में देखा होगा, हीरो हीरोइन का कर लेता है, हाथ चूस लेता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। हाँ, कभी आपने देखा होगा कि हाथ में से खून निकल रहा है, आपने हाथ को मुंह में लगा लिया, ब्लड को मुंह में लगा लिया है, तो ब्लड का टेस्ट सॉल्टिश होता है। यस, सॉल्टिश है आपके ब्लड का टेस्ट। फिर से करिएगा, एक बार मौका मिलेगा तो फिर से चेक करिएगा और मुझे कंफर्म होकर बताइएगा कि सॉल्टिश है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, फंक्शंस ऑफ द ब्लड की बात करते हैं। तो ब्लड के फंक्शंस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला हेडिंग है ट्रांसपोर्ट का काम। मैंने बताया हमारा ब्लड गजब का, सुपर लेवल का हमारा डाकिया है। हाँ, हमारा डिलीवरी मैन है। अरे आपके घर में डिलीवरी से सामान कुछ आता है तो कौन लेके आता है जी? वो डिलीवरी बॉय या डिलीवरी मैन।
तो ब्लड आपका एक बहुत ही परफेक्ट डिलीवरी मैन है। सर इसका क्या मतलब आता है? हाँ, इस मतलब को मैं आपको भी फंक्शन के साथ बताऊंगा। तो कैसे ब्लड डिलीवरी करता है? मैंने कहा ब्लड डाइजेस्टेड फूड को ले जाता है और ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। सिमिलरली ऑक्सीजन को ऑर्गन्स तक पहुंचाता है ताकि सारे टिश्यूज, सारे सेल को क्या मिल जाए? ये जो आप सांस ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन आपके ब्लड में कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनकर पूरे बॉडी में पहुंच रही है। याद रखिएगा, ये कौन ले जा रहा है? ब्लड। और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव भी करता ब्लड है। ऑक्सीजन तो देता है, ऑक्सीजन तो ऐड करता है जी, पर जी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे ब्लड का बड़ा विशेष काम है। और क्या करता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल, जैसे मैंने बताया नाइट्रोजीनियस वेस्ट, हाँ जैसे यूरिया, ये सब रिमूव करता है। हार्मोन्स को पहुंचाता है और बॉडी में हीट को यस चैनलाइज करता रहता है, मूव कराता रहता है ताकि एक पार्ट ऑफ द बॉडी बहुत ज्यादा हीटेड ना हो जाए। चलिए, ये तो हो गया ट्रांसपोर्ट का फंक्शन। दूसरा हो गया प्रोटेक्टिव फंक्शन। दो ही हेडिंग में फंक्शन है ब्लड का। तो प्रोटेक्शन, हाँ, ब्लड आपको बचाता है ब्लड लॉस से। अरे ब्लड लॉस से बचाता है? जी हाँ, ब्लड में अपने ही आप को, डिटेल में अभी हम पढ़ने वाले हैं इसमें, अपने आप को लॉस से बचाने की क्षमता है। जैसे ही आपका कोई यस बॉडी का पार्ट कोई कट हो जाता है या आपको इंजरी लग जाती है, कभी चोट लगी है आपको? यस तो बता दो, यस लिख दो लाइव में अगर हो तो अगर आपको कभी इंजरी हुई, आप गिरे हैं, कभी चोट लगी है, आपका हाथ कभी छिल गया है, ऐसा जरूर हुआ होगा, तो आपने देखा होगा कि जो आपके हाथ से जो ब्लड लॉस हो रहा है, कुछ देर बाद आप चाहे यह ब्लड को चूसे या न चूसे या उसके बहुत ज्यादा देर तक दबाएं या ना दबाएं, कुछ देर बाद अपने आप बंद हो जाता है। कभी ऐसा सोचा है? हाँ, कभी आपके हाथ में छिल गया है और आपने देखा है कि कुछ ब्लैक रंग की, ब्राउन रंग की कुछ पपड़ी सी जम गई है, कुछ स्किन से ऊपर जम गई है। कभी देखा है आपने? ऐसे जम जाता है हाथ में चोट लगने के बाद। पैरों में तो घुटनों में बहुत बार चोट लगी होगी, छिल जाता है। अगेन ब्लड क्लॉट हो रहा है। कैसे हो रहा है क्लॉट, ये अभी डिटेल में हम जानने वाले हैं। हाँ, आई टेल यू इन डिटेल, और ये आपका टॉपिक भी है आज का, ठीक है? आज इसमें पढ़ेंगे भी। तो ब्लड लॉस से बचाता है ब्लड खुद, और डिजीज को हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकता है। गजब का, मैंने बताया ना, गजब का पार्ट है हमारा ब्लड। आइए, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। बना किससे है ब्लड? तो दो बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक है प्लाज्मा पार्ट और दूसरा है सेल्यूलर पार्ट। हाँ, प्लाज्मा पार्ट में लिक्विड पार्ट होता है जी, लिक्विड पार्ट होता है, और सेल्यूलर पार्ट में सेल्स होती हैं, इसीलिए नाम है सेल्यूलर। कौन सी सेल्स हैं? व्हाइट ब्लड सेल। सर व्हाइट रंग का खून तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। अरे आप देखोगे कैसे भैया, आपको नेकेड आइज से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत कम मात्रा में ब्लड्स में मौजूद होते हैं। अगर आप इसको क्या करेंगे, ब्लड सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखेंगे। यस, आपके स्कूल में माइक्रोस्कोप, लैब में माइक्रोस्कोप है, प्लीज जरूर जाएं, मौका लगे तो एक बार जरूर ब्लड के क्या करिएगा, स्लाइड को, ब्लड का स्लाइड आता है, उसको क्या करिए, माइक्रोस्कोप में देखिए, आपको व्हाइट रंग के सेल्स दिखाई देंगे। वो WBC हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो ये तीन सेलुलर पार्ट है। तो एक तरह से मैंने बताया ब्लड ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, ब्लड दो मेन पार्ट से मिलकर बना है। देखिए, मैं जितना पढ़ा रहा हूं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तुम लोगों को, अगर तुमने मेरे साथ पढ़ लिया, ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो आपको बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई प्रॉमिस यू, क्योंकि ये लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। नथिंग एंड नॉट अ सिंगल टॉपिक यू हैव टू टर्न बैक एंड लुक आफ्टर। सब कुछ, ये सारा नोट्स, ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल रहेगा। यस, आप पूरा सेशन बस अटेंड करिए, कहीं कुछ और इस चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, सारे लॉन्ग क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मैं सब यहीं करा दूंगा आपको जी, इसीलिए बने रहिएगा। तो ब्लड मैंने कहा दो मेन पार्ट से मिलकर बना है। पहले हेडिंग है प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट है। फ्लूइड मतलब होता है यह एक तरह का लिक्विड होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं फ्लूइड है, ठीक है? इसके अंदर कोई पार्ट नहीं है, बस ये एक तरह का फ्लूइड है। और क्या होता है ब्लड में होता है सेल्यूलर पार्ट जी, जिसको सेल से बना पार्ट कहते हैं, इसीलिए कहते हैं सेल्यूलर पार्ट। सेल्यूलर पार्ट के अंदर तीन तरह के सेल्स आएंगे,
ठीक सुना आपने, 3 तरह के सेल्स आएंगे। पहला आएगा RBC जिसको हम रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं, और दूसरा आएगा WBC जिसको हम वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं, और तीसरा होगा प्लेटलेट। प्लेटलेट्स में यस छोटे छोटे यस प्लेट नुमा, हाँ प्लेट जो घर में आपकी प्लेट होती है खाने वाली जी वैसा वाला, और ये सेल्स होता है। हाँ आपने इसको भी नहीं देखा होगा, रेड रंग तो खून में जरूर देखा होगा। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बारे में। प्लाज्मा, चलिए अभी मैंने बताया आपको फ्लूइड पार्ट होता है प्लाज्मा, कौन से कलर का होता है? लाइट येलो कलर। सर हमने तो कभी देखा ही नहीं है ब्लड में लाइट येलो कलर। हाँ तुमने देखा है, मैं अभी साबित कर देता हूं, मैं एग्जांपल देके साबित करता हूं कि तुमने प्लाज्मा देखा है। कब देखा है? जब तुम्हें चोट लगी थी, तुम्हारा हाथ या पैर छिला था कभी एक बार भी, जब आप गिर गए थे उसमें ब्रशेस आ गए थे, ये पूरा सा ऊपर से मांस थोड़ा सा ये ऊपर की स्किन हट गई थी पैर की या हाथ की, हुई थी कभी? हाँ हुई होगी कभी। तो आप देखेंगे कुछ एक कलरलेस लिक्विड उसमें थोड़ी देर बाद जनरेट होने लगता है, ब्लड रुकने के बाद एक कलरलेस लिक्विड जनरेट होता है जी, यही है प्लाज्मा। हाँ वही है प्लाज्मा जी, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूं। ये एक तरह का अल्कलाइन लिक्विड होता है क्योंकि इसके अंदर सेलुलर पार्ट नहीं होते हैं, इसमें पानी होता है, प्रोटीन होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होती हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। अब इसी प्लाज्मा से, ध्यान से सुनिएगा, इसी प्लाज्मा से अगर ये प्रोटीन फाइब्रोनेजिन रिमूव कर दूं तो इसका नाम बन जाएगा सीरम। जी हाँ सीरम से क्या होता है? सीरम से दवाइयां बनती हैं, बहुत सारे यस मेडिसिन में सीरम का इस्तेमाल हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जिस प्लाज्मा से, सो प्लाज्मा मैंने बताया कंसिस्ट ऑफ बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। मैंने बताया वाटर होगा प्लाज्मा में, प्रोटीन होगा प्लाज्मा में, बताया ना आपको। तो वाटर, प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ये सब है प्लाज्मा में, ठीक है। अब आप इसमें से क्या करें, प्रोटीन को निकाल दीजिए, प्रोटीन को रिमूव कर दीजिए, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? सीरम। चलिए प्लाज्मा के बाद दूसरा पार्ट कौन सा है? सेल्यूलर पार्ट। तो सेल्यूलर पार्ट मतलब ही है कि ऐसे पार्ट जिसमें सेल्स होते हैं जिनका कोई शेप, स्ट्रक्चर अंडर मैग्निफिकेशन देखा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए कई बार उसको फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं। अदर नेम इज FORMED, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, आपको ब्लड वेसल साफ साफ दिखाई दे रही होगी, आपको ब्लड वेसल साफ साफ दिखाई दे रही होगी। इस ब्लड वेसल के अंदर, यस इस ब्लड वेसल के अंदर आपको ये खूब सारे सेलुलर पार्ट दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहला सेलुलर पार्ट है, सबसे पहले पार्ट आता है RBC जिसे एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, WBC जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आइए तीनों को आपको डायग्राम दिखा दूं। यस आपको WBC दिखाई दे रहा है, WBC दिखाई दे रहा है, यस व्हाइट कलर के सेल्स हैं, और RBC रेड कलर के सेल्स हैं, और ये रहा प्लेटलेट्स, ठीक है। आइए अब आपको एक एक करके इन सबको दिखाते हैं। जरा इसका स्ट्रक्चर देखिए, चलिए आइए इसका स्ट्रक्चर देखिए। बड़ा परेशान किया जिसने, तो चेक करो, आज का सिस्टम और नेटवर्क बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। फिर से इसको कनेक्ट करिए ड्रॉइड से कनेक्ट करें। अब देखिए चल रहा है। नहीं कट करके खोलिए। चलिए आज लग रहा है कि कोई ना कोई इशू आ ही रहा है। चलिए लेट अस बिगिन। आइए वापस बिगिन करते हैं। आज लग रहा है कोई ना कोई ऐसा दिन आ रहा है, लग रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही है। चलिए टेक्निकल इशू है बट वी हैव ओवरकम। चलिए स्टार्ट करते हैं RBC के बारे में।
रेड ब्लड कॉर्पस्यूल्स के बारे में। देखिए इस शेप को आप ध्यान से देखिए तो आपको बड़ा ही बड़ा, बहुत ही बड़ा मैंने आपको एक आरबीसी दिखा दिया, एक सिंगल आरबीसी दिखा दिया। ये कैसा शेप है? इस शेप का एक स्पेशल नाम है बायकॉन्केव। क्या शेप है? बायकॉन्केव। कैसा होता है बायकॉन्केव शेप? बीच से चिपटा होता है, बीच से फ्लैटेंड होता है, बट थिक एट द कॉर्नर्स होता है। हाँ, बट थिक एट द कॉर्नर्स होता है। राउंड सा शेप होता है, राउंड सा शेप होता है। देखिए कॉर्नर्स में यहां पे आपको थिक दिख रहा है, बीच में क्या है? फ्लैटेंड एट दी सेंटर है। ऐसे शेप को कहते हैं बायकॉन्केव डिस्क लाइक। यूजुअली इसकी साइज होती है 7 माइक्रोन। कितनी साइज होती है? यस, आरबीसी की साइज इतनी छोटी कैसे हो जाती है सर? इतना छोटा 7 माइक्रोन। तो 7 माइक्रोन इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। इसके अंदर न्यूक्लियस न होने की वजह से इट गेट्स फ्लैटेंड, यस, बीच से चिपटा हो जाता है। और क्या क्या इसकी पॉजिटिविटी है? छोटा आने का क्या फायदा मिलता है? तो छोटा होने का और कॉन्केव शेप होने का इससे फायदा मिलता है, इसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है। तो मैंने बताया था कि हमारा ब्लड वेसल, हमारे रेड ब्लड सेल्स एक बहुत ही अच्छे डिलीवरी मैन है, डाकिया है। डाकिया वही जो चिट्ठी पहुंचाता है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इससे पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि ये डिलीवरी मैन अच्छा क्यों है, तो मैंने बताया रेड ब्लड सेल्स क्या करता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या? ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या करता है? ऑर्गन्स तक ले जाता है, खुद इस्तेमाल किए बगैर। अलग अलग टिश्यूज को, अलग अलग सेल्स को ये जाकर ऑक्सीजन पहुंचाता है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो ऑक्सीजन जो ये ले जाता है, वेस्ट नहीं करता है, ये ऑक्सीजन एज इट इज पूरी की पूरी ले जाता है। और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के पास के लिए इसके पास बहुत बड़ी सरफेस एरिया है। ठीक है, यही इस स्मॉल साइज का फायदा है। आइए हीमोग्लोबिन के बारे में जानें कि आरबीसी का एक केमिकल पार्ट है, एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है हीमोग्लोबिन। दैट मींस आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है हीमोग्लोबिन? आइए मैं बताऊं। आरबीसी, यस, आरबीसी के अंदर एक कलरलेस स्पॉन्जी मटेरियल होता है। यस, आरबीसी खुद भी कलरलेस स्पॉन्जी मटेरियल स्ट्रोमा से बना होता है। इस कलरलेस सब्सटेंस के अंदर एक पिगमेंट, एक रंग देने वाला पदार्थ, पिगमेंट का मतलब होता है कलरिंग मैटर। ठीक है, किसके अंदर कलरिंग मैटर पाया जा रहा है? आरबीसी के अंदर एक कलरिंग मैटर पाया जा रहा है, रंग देने वाला मैटर। उस रंग देने वाली वस्तु का नाम, सोचिए पानी का एक, आपके पास एक बकेट है, पानी का आपके पास एक बकेट है, प्लेन वाटर। ठीक है, ये समझ लीजिए एक तरह से आरबीसी है। आपने क्या किया? रेड कलर का एक इंक का जार उसमें पलट दिया, तो पूरा बकेट, पूरा पानी का जार रेड हो गया। यही है वो हीमोग्लोबिन। समझ गए? हीमोग्लोबिन पूरे आरबीसी को लाल रंग देता है। ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। और हीमोग्लोबिन की खास बात क्या है? इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, मैंने ये बताया था, पर मैंने ये नहीं बताया तुमको कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको लूज भी कर देता है और बदले में फिर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। क्या चीज? हीमोग्लोबिन। यस, मैं लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म। हीमोग्लोबिन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिर वापस क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए ये दोनों बात ठीक हो गई। जब ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है तो उसका नाम हो जाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट कर लेता है, कार्बोमीनो, ध्यान से सुन लीजिएगा, कार्बोमीनो हीमोग्लोबिन हो जाता है। अब यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पे स्टेबल कंपाउंड नहीं बनता है। पर प्रॉब्लम कब है? जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। जी, हीमोग्लोबिन एक कार्बो मोनोऑक्साइड, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक वेरी पॉइजनस गैस होती है। हाँ, धरती की एक बहुत ही खतरनाक, एक ओडरलेस, इसको सूंघोगे तो कोई महक भी नहीं होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आदमी चला गया ऊपर, क्योंकि ये एक ओडरलेस गैस है और हमारी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है। मैं लिख दे रहा हूं कि ये पॉइजन, यस, एक ये पॉइजनस ओडरलेस गैस है, एक खतरनाक, यस, जहर है
जिसकी खुशबू नहीं है। वैसे अगर महक होगी, बदबू होगी तो आप पहचान जाओगे कि अरे छी गंदी बदबू, दूर हो जाओ, पर आपको पता ही नहीं चलेगा जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपके जब ये हीमोग्लोबिन में एब्जॉर्ब होगा तो एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, नाम होगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ध्यान से सुन लीजिए, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इसके बाद ब्लड ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऑक्सीजन आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए, आपके ऑक्सीजन ब्लड में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा क्योंकि एक स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। मतलब अब आप क्या हो जाएंगे, बिना सांस लिए मर जाएंगे। दैट इज द प्रॉब्लम। इसीलिए मैंने कहा यस, जो बहुत क्लोज्ड रूम में जहां पे लोग क्या करते हैं, गैसेस जलाते हैं या हीटेड एलिमेंट जलाते हैं, उनको इसीलिए मना किया जाता है कि क्लोज्ड रूम में मत रखिए क्योंकि वहां कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हो जाती है। समझ गए? आइए आगे समझते हैं लाइफ एंड डेथ ऑफ आरबीसी। तो हमारी बॉडी में आरबीसी, यस, जो जितने भी बड़े लोग हैं, यस, सबकी बॉडी में जितने भी लॉन्ग बोन्स हैं। अब आप पूछोगे सर लॉन्ग बोन्स क्या होता है और कहाँ होती है? तो जितने भी लॉन्ग बोन्स होते हैं उनके मैरो में पाया जाता है। लॉन्ग बोन्स मैंने एक इशारे से दिखा दिया, लॉन्ग बोन्स में पाए जाते हैं। बॉडी के जो लंबे लंबे वाले बोन्स हैं, हाँ, रेडियस, अल्ना, यस, थाई बोन का नाम है फीमर। हमारी बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है थाई बोन, जिसको हम फीमर बोलते हैं। और हमारे रिब्स में ब्रेस्ट बोन, यस, इसका नाम है ब्रेस्ट बोन। ये बीचों बीच में एक बोन है हमारी बॉडी में, आप देखेंगे एकदम सेंटर में आपके एक बोन है, इसका नाम है ब्रेस्ट बोन। इसको हम स्टर्नम कहते हैं जी, स्टर्नम कहते हैं। इनके अंदर, इनके मैरो के अंदर, इसके इंटरनल में बनता है आरबीसी। और मैंने बताया हिप गर्डल में भी बनता है, तो लॉन्ग बोन्स पे बनता है। मैंने कुछ लॉन्ग बोन्स का एग्जांपल दिया। और एक न्यूबॉर्न बेबी जो अभी मां के पेट में है, ध्यान से सुनिएगा, एक अनबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न भी नहीं, एक अनबॉर्न बेबी जो अभी मां के पेट में है, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, उसकी भी बॉडी में आरबीसी प्रोड्यूस हो रहा होता है। कहां प्रोड्यूस हो रहा होता है? उसके लिवर में, उसके स्प्लीन में, ठीक है। और आरबीसी में खास बात है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और इसीलिए मैंने कहा था इसका शेप बायकॉन्केव होता है जी। अभी मैंने दिखाया था इसका शेप बायकॉन्केव होता है, उसकी सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाती है, ये शेप होता है इसका। कितनी लाइफ होती है आरबीसी की? 120 डेज। इसका मतलब है कि अगर आप किसी को ब्लड दोगे तो आप मर जाओगे? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि अगले 120 दिन के अंदर आपकी बॉडी में नया ब्लड फिर से जनरेट हो चुका होगा। और आरबीसी तो पैदा तो यहां पे हो रहे हैं, प्रोड्यूस तो ये हो रहा है, बर्थ प्लेस ये है। आरबीसी का बर्थ प्लेस मैं लिख दे रहा हूं, कहां पैदा हुए थे आरबीसी, बर्थ प्लेस क्या है उसका? तो मैंने कहा लॉन्ग बोन्स। तो इनका डेथ प्लेस कहां है, कहां मरते हैं? तो मरते भी वहीं पर हैं। जितने भी ओल्ड और वीक आरबीसीज हो जाते हैं 120 दिन, मैंने कहा था लाइफ कितनी है 120 दिन, वो स्प्लीन में चले जाते हैं, लीवर में चले जाते हैं और वापस बोन मैरो में चले जाते हैं। बोन मैरो में पैदा हुए थे, बोन के इंटरनल को कहते हैं बोन मैरो, बोन के खोखले में अंदर, और वहीं पे क्या होते हैं, मर भी जाते हैं, ठीक है। आइए हम अपने ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, ब्लड आरबीसी की बात करते हैं, मैमल्स की, क्योंकि वी आर मैमल्स। तो हमारे ब्लड वेसल्स की खास बात, आरबीसी सॉरी की बात, खास बात क्या है कि हमारे आरबीसी में कुछ ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है। सर ये तीनों क्या होते हैं? आइए मैं आपको दिखा देता हूं। एक नॉर्मल सेल, यस, एक नॉर्मल सेल आप देखेंगे तो उसके सेंटर में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। हर सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि कंट्रोल सेंटर होता है। फिर उसके ऊपर आपको सेल मेम्ब्रेन मिलती है, यहाँ बीच में होता है साइटोप्लाज्म और यहाँ पे होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, आपने एनिमल सेल जरूर देखा होगा, क्लास 9 पे सेल चैप्टर पे भी डिटेल में रहा है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, मैंने कहा इसमें नहीं होता है। ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने कहा ये भी नहीं होता है। और ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्टार लाइक दिख रहा है, यस, ये तीनों नहीं है। ये तीनों माइटोकॉन्ड्रिया भी ब्लड सेल्स में नहीं होता, आरबीसी में नहीं होता है, ध्यान रखेंगे अब। तो इसी वजह से आरबीसी का शेप बायकॉन्केव है और वो 7 माइक्रोन साइज का हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी क्षमता बढ़ जाती है और काबिल हो जाता है और एक अच्छा डाकिया बन जाता है। सोचिए माइटोकॉन्ड्रिया होता तो क्या होता? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इनिशिएट्स सेल डिवीजन करता है। क्या? सेल डिवीजन को स्टार्ट करता है।
तो इससे क्या होगा, खुद ही आरबीसी अपने आप को डिवाइड कर लेगी, ब्रेक डाउन कर लेगी, सेल डिवीजन कर लेगी। तो क्या आप आरबीसी का ये काम चाहते हैं? नहीं, आरबीसी मेरा डाकिया है, मेरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सिर्फ क्या करे, ऑक्सीजन ले जाए, ऑर्गन्स तक पहुंचाए, बीच में ऑक्सीजन को इस्तेमाल ना करे। समझ गए ना? इसीलिए तो ये सब क्या करता है ही नहीं, ऑर्गन्स, माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं उसके अंदर, न्यूक्लियस है ही नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ही नहीं, इसीलिए इस प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आरबीसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो, मैनीफोल्ड टाइम इंक्रीज हो जाए तो अगेन ये भी एक प्रॉब्लम है जी। आरबीसी का बहुत ज्यादा इंक्रीज होना भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? एक तरह का कैंसर है, नाम है पॉली, पॉली मतलब मैनी होता है, ध्यान दीजिएगा, पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। पर अगर आरबीसी कम भी हो जाएगा, यस, एबनॉर्मली डिक्रीज हो जाएगा तो भी एक कैंसर हो जाएगा। तो हर हाल में न ज्यादा आरबीसी अच्छा है न कम आरबीसी अच्छा है। कम हो जाएगा तो मैंने कहा ये भी एक कैंसर है। एरिथ्रो, याद कर लीजिए, मैं बोलने वाला हूं, एरिथ्रो ज्यादा होने पे, इंक्रीज होने पे पॉली, इंक्रीज होने पे पॉली, और डिक्रीज होने पे एरिथ्रो, एरिथ्रोपीनिया। यस, आरबीसी का ज्यादा डिक्रीज होना भी हमारी बॉडी के लिए खतरा है, घातक है। दोनों ही सिचुएशन अच्छी नहीं है। और कितना आरबीसी पाया जाता है, अगर आप मुझसे नंबर पूछेंगे तो मैंने मेल में 5 मिलियन जी, 5 मिलियन, बाप रे। तो फीमेल में कितना पाया जाता है? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में मेल में 5, तो फीमेल में मैंने बताया 4.5। इसका मतलब है फीमेल में थोड़ा सा कम आरबीसी पाया जाता है एज कंपेयर टू मेल। 4.5 इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पूछना चाहेंगे कितना बड़ा होता है? देखिए मैं डायग्राम में यहां बना देता हूं, ये आपके स्क्रीन के ऊपर बना रहा हूं। यहां पर इतना बड़ा शेप को कहते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। बस जितना मैं शेप मार्क कर रहा हूं, ये बस इतने के अंदर 5 मिलियन पाया जाता है। एक चीनी का दाना आपने देखा होगा ना आपने, यस, थोड़ा बड़ा मिस्री का दाना ले लीजिए, बस वो होता है, उतने शेप के अंदर 5 मिलियन पाया जाता है। समझ गया ना? कितना हाई वॉल्यूम ऑफ आरबीसी आपके ब्लड में पाया जाता है। इसीलिए आपका खून हमेशा लाल दिखता है, आपको व्हाइट दिखता ही नहीं है। अब आ रहा है व्हाइट ब्लड सेल। क्यों नहीं दिखता है व्हाइट ब्लड सेल्स? आइए इसका भी वजह मैं फिर से बताने जा रहा हूं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, आरबीसी से क्या अंतर है इनमें? तो व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है जी। जरा व्हाइट ब्लड सेल देखिए, बड़ा खूबसूरत दिख रहा है इसमें देखने में। स्क्रीन पे देखिए, मैंने आपके लिए सर्कल लगा दिया ब्लू रंग से, बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में ना। तो व्हाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है जी। और खास बात क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स में लाल रंग नहीं होता है, यस, रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, आरबीसी में होता है। और सबसे कम जो संख्या में पाया जाता है, यस, तीनों सेल्यूलर पार्ट में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में सबसे कम मात्रा में जो ब्लड वेसल में पाया जाता है वही है डब्ल्यूबीसी। सिर्फ 4000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में इतना पाया जाता है, जो कि बहुत 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 कम है। इसीलिए मैंने कहा आपको नॉर्मल आइज में तो दिखेगा ही नहीं जी, क्योंकि मैंने बताया 5 मिलियन कहां और 4000 कहां। 5 मिलियन मतलब होता है 50 लाख, है कि नहीं है? तो आइए डब्ल्यूबीसी के बारे में जाने। डब्ल्यूबीसी कहां पैदा होता है? सेम प्लेस है, बर्थ प्लेस सेम है, यस, बर्थ प्लेस है, रेड बोन मैरो है, लिम्फ नोड्स हैं, और लिवर एंड स्प्लीन भी है। देखिए है ना अंतर औरों से? और एक और अंतर देखिए, एक और डिफरेंस देखिए, डब्ल्यूबीसी की लाइफ सिर्फ 2 वीक्स है। हाँ, 2 वीक्स है डब्ल्यूबीसी की लाइफ। आरबीसी की लाइफ कितनी बताई थी? 120 डेज। इसका मतलब है डब्ल्यूबीसी 2 वीक के अंदर अपने आप को, यस, डेड कर देते हैं। डब्ल्यूबीसी के कुछ फंक्शंस। पहला फंक्शन जो मुझे लगता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फैगोसाइटोसिस। ये सर फैगोसाइटोसिस क्या होता है? डब्ल्यूबीसी के पास पावर होती है कि वो, देखिए मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूं। डब्ल्यूबीसी एक अमीबॉइड शेप का ऑर्गन है, अमीबॉइड शेप की सेल है। देखिए कैसा शेप है, अमीबॉइड, अर्थात कोई फिक्स शेप नहीं है। अमीबा होता है ना, यस, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, उसकी तरह होता है। ये रहा एक, यस, मैंने एक आपके लिए डायग्राम बनाया, ये डब्ल्यूबीसी है। देखिए यहां पर ये जर्म सेल है, ये जो सिंगल डॉट दिख रहा है ये जर्म सेल है। थोड़ा बड़ा कर दूं उसको, आइए बड़ा कर देता हूं। तो ये डब्ल्यूबीसी धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे इसको एनगल्फ करता जाएगा। डब्ल्यूबीसी अपने आप को यहां से क्या करेगा, ऐसे 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 फैलाता जाएगा,
फैलाता जाएगा और धीरे 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 इसको अपने अंदर एनगल्फ कर लेगा। मतलब कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये जर्म पार्टिकल कहां चला गया, इसके पेट में। हाँ, इसके पेट में चला जाएगा। डब्ल्यूबीसी उसको धीरे 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 करके पूरा एनगल्फ कर लेता है। ठीक है, इस तरह से एनगल्फ करने को, जर्म या बैक्टीरिया पार्टिकल को एनगल्फ करने को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस वन वर्ड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कौन करता है डब्ल्यूबीसी में? डब्ल्यूबीसी में भी न्यूट्रोफिल्स नाम के टाइप्स ऑफ, मैंने अभी बताने वाला हूं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी, उनमें न्यूट्रोफिल्स, ये कर सकता है। और क्या करता है? इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। जहां पे आपको इंजरी हो जाती है, आप देखते हैं वहां पे कहीं सूजन हो जाती है, उसका कॉज भी डब्ल्यूबीसी है। वो आपके बॉडी को रिपेयर करने का एक मैकेनिज्म है और आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार करता है। आपने सुना होगा कि आपको कोरोना का वैक्सीन दिया गया है। क्या आप में से कितने लोग कोरोना वैक्सीन लिए हैं? जितने लोग कोरोना वैक्सीन लिए हैं प्लीज आप यस टाइप कर सकते हैं। यस टाइप करिए इफ यू हैव टेकन दी कोरोना वैक्सीन। बताता हूं मैं क्यों दिया गया कोरोना वैक्सीन, आपको मालूम है? तो कोरोना वैक्सीन हम सबको इसलिए दिया गया है ताकि हमारे जब बॉडी में कोरोना के वायरस हमारी बॉडी में जब इंजेक्ट किए जाएंगे, वैक्सीन में दवा नहीं है, गलतफहमी मत रहिएगा आप लोग। जो कोरोना की जो वैक्सीन दी गई है वो कोई दवा नहीं है, बल्कि वायरस ही दिया है, जर्म दिया गया आपकी बॉडी में। सर ये क्या किया? इसीलिए दिया गया है ताकि आपकी बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी है वो उनसे लड़े और हमारी बॉडी में एक नया प्रोटीन, एक नया पदार्थ पैदा करे जो आगे आने वाले इस तरह के जर्म पार्टिकल को लड़ सके। जी हाँ, इसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज। ये पैदा करता है डब्ल्यूबीसी। तो आपके अंदर जो रोग से लड़ने की क्षमता है वो इसकी वजह से ही है। तो कितनी कमाल की चीज है डब्ल्यूबीसी, कितने कमाल का है। आइए डब्ल्यूबीसी के टाइप्स देखेंगे। दो हेडिंग में डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ग्रेन्युलर। नाम इसलिए ग्रेन्युलर रखा है क्योंकि इसके अंदर जरूर न्यूक्लियस होगा। ग्रेन्यूल है इसीलिए, क्या वर्ड है? ग्रेन्यूल है। साइटोप्लाज्म विद ग्रेन्यूल्स। सर पहचानेंगे कैसे के ग्रेन्यूल्स हैं? ऐसे राउंड ब्लैक पार्टिकल्स दिखाई देंगे आपको। जी मैं बना रहा हूं आपके लिए स्क्रीन पे। हाँ, जैसे लग रहा है कि इसको आम भाषा में बोले तो फोड़े हो गए हैं। हाँ, देखने में दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये आप देखिए, पहला दिख रहा है न्यूट्रोफिल। सबसे पहला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, विच इज द मोस्ट अबंडेंट, वन वर्ड क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी। तो जवाब होना चाहिए न्यूट्रोफिल्स। देख लीजिए कैसा है, 3 से 4 लोब का बना हुआ है। डायग्राम देख लीजिए क्योंकि ये डायग्राम आकर के आपसे पूछा जा सकता है। कितने से बना है? 3 से 4 लोब। ये रहा लोब, इसको बोलता हूं। देखिए, एक टुकड़ा, लोब मतलब टुकड़े होते हैं, पार्ट्स होते हैं। 2 टुकड़ा और 3 बड़े बड़े टुकड़े। तो 3 या 4 बड़े बड़े लोब से मिलकर बना है। ठीक है, और मैंने कहा ग्रेन्यूल कैसे पता चला? ये बड़े बड़े राउंड से जो ब्लू, ये जो डॉट दिख रहे हैं आपको, यस, ऐसा लग रहा है कि फोड़े हो गए इसके अंदर बहुत सारे। ठीक है, एनगल्फ बैक्टीरिया करता है, फाइगोसाइटोसिस करता है। सबका प्रोडक्शन साइट सेम है, बोन मैरो। प्रोडक्शन साइट याद करने की जरूरत नहीं है आपको। सबका मैं जितना बताऊंगा सबका प्रोडक्शन एक ही जगह है, बोन मैरो। आइए सेकेंड टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी बात करते हैं। याद रखिएगा ग्रेन्युलर चल रहा है तो सब में फोड़े होंगे। हाँ, मेरे स्टाइल से याद कर लो। सब में क्या होंगे? हाँ, सब में फोड़े होंगे। ये देखिए काले काले बड़े बड़े फोड़े। अब दिखाई दिया आपको? याद दिखाई दे रहा है? ग्रेन्यूल्स कितने साफ दिख रहे हैं? नाम है एसिनोफिल्स। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मैंने पहले ही बता दिया, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो एसिनोफिल्स बहुत कम पाए जाते हैं। इनमें 2 लोब्स होते हैं, ध्यान दीजिए 2 लोब्स हैं। एक लोब ये है, ये दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, और एक दूसरा लोब यहां पर है। 2 बड़े बड़े लोब हैं। ठीक है, 2 लोब्स ऑफ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में 2 पार्ट्स हैं। ये भी बैक्टीरिया इनगल्फ कर सकता है, एंटीटॉक्सिन पैदा करता है। चलिए, बेसोफिल सबसे यस कम पाया जाने वाला, सबसे कम पाया जाना, विच इज द डब्ल्यूबीसी फाउंड लीस्ट पूछूंगा तो जवाब होगा बेसोफिल। अच्छा, सब में फिल लिखा है। ग्रेन्यूल के सारे नेम्स में, सारे ग्रेन्युलर के नेम्स में आखिरी में देखेंगे एक पहचान है, PHILS, फिल्स लिखा है। सफिक्स में, एंड में देखिए दिखा रहा हूं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और अभी बताया बेसोफिल्स। तो सारे ग्रेन्युल्स में क्या मिलेंगे आपको? फिल्स मिलेंगे, PHILS, फिल्स। इसको देखिए ध्यान से, बेसोफिल्स में न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है।
इनडिस्टिंक्टली लोब्ड होता है, अर्थात इसके लोब क्लियर नहीं है, इसके लोब एकदम क्लियर नहीं है, कहाँ लोब है कहाँ लोब, मतलब लोथड़ा होता है, टुकड़ा होता है। ये इन्फ्लेमेशन में मदद करता है, हिस्टामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। जैसे मैंने बताया था कभी कभी आपकी ब्लड वेसल सूजन पड़ जाती है, हाथ में कभी सूजन सुना है आपने ना, हाँ सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, वो इसकी वजह से होती है, हिस्टामाइन नाम के केमिकल से। कौन हिस्टामाइन पैदा कर रहा है? ये बेसोफिल्स। चलिए सारे ग्रेनुलर खत्म। देखिए मैंने पहले ही बताया, अगर आपने मेरे साथ पढ़ लिया, इसके बाद कहीं आपको बायोलॉजी की बुक भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से कोई नोट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मैं मार्क कर रहा हूं, जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं डायग्राम सहित, बस उसके अलावा कुछ नहीं। चलो ग्रेन्युलर के बाद नॉन ग्रेन्युलर, अर्थात इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, इसमें फोड़े नहीं होंगे मेरी भाषा में। तो इसमें साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, न्यूक्लियस होगा तो एक ही होगा, न्यूक्लियस होगा तो एक होगा, बड़ा होगा। लोब्ड में न्यूक्लियस नहीं होंगे, टुकड़े में न्यूक्लियस नहीं होगा। सबसे पहला आता है लिम्फोसाइट, ये स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा WBC, वन वर्ड क्वेश्चन आएगा, नेम द स्मॉलेस्ट ऑफ द WBC, सबसे छोटा कौन सा है? लिम्फोसाइट। इनमें देखिए नाम में साइट लिखा हुआ है, फिल नहीं है। नॉन ग्रेन्युलर के नाम के एंड में CYTES साइट्स है, लिम्फोसाइट्स। और दूसरा है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट मैंने अभी बताया, इसका WBC छोटा होता है, एंटीबॉडीज पैदा करता है। अब ये देखिए मोनोसाइट, सबसे लार्जेस्ट WBC यही होता है, सबसे छोटा, यस दोनों इसी में ही है। सबसे छोटा WBC अगेन लिम्फोसाइट है, मैंने बताया। सबसे बड़ा वाला WBC कौन सा है, जिसका साइज सबसे बड़ा होता है, वो है मोनोसाइट। मोनो मतलब एक। कौन है एक? इसके अंदर न्यूक्लियस एक है, एक सिंगल न्यूक्लियस है, और वो किडनी के शेप का है। देखिए आपको बीन शेल, यस बीन सीड की याद आ रही होगी, है ना, आपने बीन सीड देखा है। अपनी किडनी को भी याद करिए, हाँ आपकी किडनी का भी शेप यही है ना, इस शेप का है। देखिए ध्यान से, ये इसी शेप का है। तो क्या करता है अगेन, ये भी जर्म्स को इंजेस्ट, किल कर देता है, खा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट था WBC, और आपको पता भी नहीं था, और ये भी नहीं मालूम था कि आप WBC क्यों नहीं देख पाते हैं। चलिए एक नई चीज के बारे में जानकारी और दें जो आप नहीं देख पाते हैं अपने ब्लड वेसल में, और वो है प्लेटलेट्स। सर ये प्लेट, हाँ भाई प्लेट की तरह होता है, हाँ ऐसा राउंड राउंड से प्लेट के जैसा होता है। देखिए ऐसा ऐसा मैंने बनाया आपके लिए प्लेट्स, घर में खाने की प्लेट्स होती है। कई बार इन्होंने कहा गया है इनिशिएटर, इनिशिएट मतलब स्टार्ट करने वाला। द वर्ड इनिशिएट मीन्स स्टार्ट करने वाला, शुरुआत करने वाला। क्या स्टार्ट करता है ये? ब्लड को क्लॉट करता है, ब्लड को थक्का जमा देता है, यस, जिसकी वजह से ब्लड का वेस्टेज नहीं होता है। और बायोलॉजिकली इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या? थ्रोम्बोसाइट। तो मैंने बताया प्लेटलेट्स कहाँ से आ गई, ब्लड वेसल्स के अंदर कहाँ से घुस गई। तो ये ब्लड प्लेटलेट्स एक तरह के ओवल या राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं है। देखिए नॉट न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस नहीं है इसके अंदर, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, WBC के मुकाबले बहुत ज्यादा है। कितना है? 2 लाख से 4 लाख, 2 लाख से 4 लाख है। पर मैंने कहा अभी भी RBC के मुकाबले ये बहुत कम है, क्योंकि RBC तो 5 मिलियन है मेल्स में, फीमेल में 4.5 मिलियन है, 50 लाख है। ठीक है, प्लेटलेट्स का नाम प्लेटलेट क्यों रखा गया? प्लेट क्यों रखा गया भाई? अच्छा किसी के आगे लेट लगा दो ना तो छोटा बन जाता है। जैसे बुक की छोटी क्या होती है? बुकलेट। बुक बड़ी होती है, ध्यान देना मेरी बात को सुनना, बुक बड़ी होती है, बुकलेट छोटी होती है। 8-10 पन्नों की किताब को आप बुकलेट बोलोगे। क्राउन बड़ा होता है, क्राउनलेट छोटा होता है, छोटा सा मुकुट, है ना, ताज पहना देते हैं क्राउनलेट। तो प्लेट बड़ी होती है, प्लेट से छोटी होती है प्लेटलेट। तो ये सर प्लेट, हाँ इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि प्लेटलेट जो है वो एक बड़ी जायंट सेल से बना है जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट्स। सर ये क्या होता है? मेगा मतलब बहुत बड़ा, तो मेगा कैरियोसाइट्स नाम के एक बड़े रेड बोन मैरो में पाए जाने वाले सेल से बनता है। कहां पाया जाता है ये मेगा कैरियोसाइट्स? ये एक बड़ी सी सेल होती है, देखिए एक बड़ी सी सेल है, और ये सेल धीरे धीरे यहां से कट के अलग होने लगती है। देखिए मैं आपको कट करके दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे देखिए ध्यान से। ऐसे राउंड कट होके क्या करती रहती है? बार निकलती रहती है इसी बड़ी सी सेल में, राउंड। अच्छा इनकी लाइफ साइकिल सबसे छोटी है, सबसे कम लाइफ स्पैन इसी का है। हाँ बताइए WBC का लाइफ स्पैन कितना है आपको? अरे अभी तो बताया था।
चलो तुम लोग बताओ अगर लाइव बैठे हो तो कितना अभी मैंने बताया। यस अभी मैंने जो बताया वो 3 to 5 डेज था, पर ये लाइफ स्पैन किसका है, इनका है। ठीक है, किनका है, प्लेटलेट्स का है। अब आपको बताना है जी प्लेटलेट डिस्ट्रॉय कहां होते हैं जी, आपको बताना है डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन कितनी बताया था मैंने, टाइप करो तुरंत। और इसीलिए मैंने कहा मेरे सेशन को ज्वाइन करने में एक बाद आपको कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिए, तो डब्ल्यूबीसी को डिस्ट्रॉय स्प्लीन ही कर देता है, स्प्लीन में जाते हैं डिस्ट्रॉय होते हैं। डब्ल्यूबीसी एक जबरदस्त, यस एक बहुत ही खास केमिकल पैदा करता है। ये ना होता तो शायद हमारी लाइफ जल्दी एंड हो सकती थी, छोटी सी इंजरी से। फिर से सुन लीजिए, छोटी सी इंजरी से हमारी लाइफ का एंड हो सकता था अगर ये केमिकल रिलीज ना होता। क्या नाम है इस केमिकल का, थ्रोम्बोकिनेस। आइए जाने कैसे 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 प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में क्लॉटिंग करते हैं, क्या होता है। आइए रिएक्शंस को देखते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग से पहले सबसे पहले आपको चोट लगती है, तो मैंने लिखा यहां पर इंजर्ड सेल, आपका हाथ छिल जाता है, पैर हाथ कहीं भी चोट लग जाती है, तो जहां इंजर्ड होता है वहां पे प्लेटलेट्स तुरंत रिलीज हो जाते हैं। यस वहां पर ब्लड वेसल तो हर जगह है ही, खून निकलता ही है, तो वहां पे प्लेटलेट्स क्या रिलीज करते हैं, प्लेटलेट्स सबसे पहले एक केमिकल रिलीज करते हैं जो कि स्टार्टिंग मटेरियल होता है। फिर से सुन लीजिए, जो कि स्टार्टिंग मटेरियल होता है, स्टार्टिंग रिएक्शन करता है, नाम है थ्रोम्बोकिनेस। क्या नाम है इसका, थ्रोम्बोकिनेस। दूसरा नाम आप याद कर सकते हैं पर मेन नाम यही है, थ्रोम्बोकिनेस। यही क्या है, यही सबसे पहले स्टार्ट करता है रिएक्शन शुरू करना, ये थ्रोम्बोकिनेस। ध्यान दीजिएगा, थ्रोम्बोकिनेस आगे जाकर के क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन, ये भी ब्लड में पाया जाता है, ये ब्लड पाया जाता है, और कैल्शियम के ऐड होने से, कैल्शियम आयन के ऐड होने से ये बन जाता है एक्टिव। तो थ्रोम्बोकिनेस इसी एक्टिव को बनाने में मदद करता है। थ्रोम्बोकिनेस क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाता है जी। प्रोथ्रोम्बिन हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, क्या जरूरत है इसको एक्टिव बनाने की, तो यही तो सबसे मेन काम करता है। ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन से कंबाइन होकर, अर्थात फाइब्रिन से कंबाइन होकर के कैल्शियम आयन की मदद से एक इनसॉल्युबल पार्ट पैदा करता है, नाम होता है फाइब्रिन। फाइब्रिन एक तरह के ऐसे ताग लाइक मटीरियल होते हैं, क्या ऐसे मैश लाइक मटीरियल होता है, यही ये रहा। ये फाइब्रिन क्या होता है, एक स्टिकी थ्रेड लाइक मटीरियल होता है जो आरबीसी के फर्दर कंबाइन होने से क्या हो जाता है, स्टिक करके चिपक जाता है और एक डेंस लेयर बना देता है, नाम है क्लॉट। ये क्लॉट कुछ और नहीं है, थ्रोम्बस है। क्या नाम है, क्लॉट का दूसरा नाम है थ्रोम्बस। ये थ्रोम्बस बनाता है जो कि आपको ब्राउन सी कलर आपको दिखाई देता होगा। आपने जब चोट पाई होगी तो वहां पे हम देखा ब्राउन रंग की पपड़ी जमा हो जाती है, आप कई बार उसको नोच भी देते हैं, है ना, खींच देते हैं, करते हैं ऐसा, हाँ मत करिएगा प्लीज, ठीक है। ये क्लॉट है, उसको पढ़ा रहने दीजिए, अपने आप नेचुरल तरीके से जब आप नहा आ रहे होंगे ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो डिजोल्व होकर निकल जाएगा आपके शरीर से। आप खींचिएगा मत, नहीं तो साथ में ब्लड खिंचा जाता है। चलो इतना जान गए हैं तो आगे बढ़िए। ब्लड ट्रांसफ्यूशन अर्थात ब्लड का यस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाना। क्या हम लोग किसी का भी ब्लड दे सकते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, नहीं। आपको जानना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। कहीं गलत ब्लड किसी का किसी में चला गया, क्या होगा, कोएगुलेशन हो जाएगा। सही सुनिए, कोएगुलेशन हो जाएगा, ब्लड में चिपक जाएगा, आदमी का डेथ हो जाएगा। तो आपको ब्लड ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले। आपने सुना होगा डॉक्टर्स, आपको बहुत सारे सीरियल में, टीवी में या बहुत सारी फिल्मों में होगा कि जरा पेशेंट के लिए ओ पॉजिटिव ब्लड ले आइए, ये ब्लड लाइए, सुना है कभी ऐसा टाइप का, है ना। तो मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर साहब, मेरा खून लीजिए। तो डॉक्टर साहब किसी का भी खून किसी को नहीं चढ़ा सकते हैं, उसके लिए डॉक्टर को पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप्स। तो दो टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं, एक ABO और दूसरा RH सिस्टम, ठीक है, ABO। तो पहले बात करते हैं ब्लड ग्रुप A की बात। जिसके पास ब्लड ग्रुप A है तो उसके बॉडी में एंटीजन A है, ठीक है, क्या है, एंटीजन A है उसके RBC में, और उसके प्लाज्मा वाले पार्ट में क्या है, एंटीबॉडी B है। ध्यान दीजिएगा, नाम का उल्टा है, ध्यान दीजिएगा, नाम का उल्टा है, एंटीबॉडी B है। और जिसका ब्लड ग्रुप B है उसके पास अगेन
एंटीजन तो बी है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाएगा एंटीजन? यस, एंटीजन आरबीसी में पाया जाता है। और उसके एंटीबॉडीज कौन से हैं? ए, और जिसके पास ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है जिसका, उसके पास दोनों ही एंटीजन है, ए भी है बी भी है, उसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं है। सिमिलरली लास्ट सेल देखिए, लास्ट ब्लड ग्रुप देखिए, ओ में कोई भी एंटीजन ही नहीं होता है, नाम ही नहीं एंटीजन में, ओ है, ठीक है। और उसमें दोनों तरह के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। तो एक याद कर ली, दूसरा इसका अपोजिट होने वाला है। दोनों को दिमाग लगाने की जरूरत मत सोचो, दोनों को रटने की कोशिश मत करो, एक याद कर लो, दूसरा उसका उल्टाने वाला है। आइए तो ए बी ओ सिस्टम के बारे में कुछ और जाने। तो हमारी बॉडी में 4 तरह के ब्लड पाए जाते हैं, ए बी और ओ, ठीक है, नाम सुना है आपने। तो ओ जो इसमें है, ओ जो है इसमें, उसको यूनिवर्सल डोनर बोला गया है। हाँ, मैं अभी साबित कर दूंगा क्यों यूनिवर्सल डोनर बोला गया है। और ए बी को क्या बोला गया है? ए बी को बोला गया है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। आइए दोनों का रीजन देता हूं मैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं ए की। तो ए किसको किसको ब्लड दे सकता है? हाँ, ए को ब्लड दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए बी ए से ब्लड ले सकता है, ठीक है। अगेन बी को दे सकता है, अगेन ए बी को दे सकता है, ए बी किसी को नहीं दे सकता है सिवाय अपने आप को, ठीक है। जबकि ओ क्या कर सकता है? सबको दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। क्या? बिकॉज इट हैज नो एंटीजन, इट कैन डोनेट टू एवरीवन, ठीक है। जबकि ए बी क्या कर सकता है? सबसे ब्लड ले सकता है, ये सबको दे सकता है, ए बी सबसे ब्लड ले सकता है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? प्लीज मुझे अभी पता हो तो अभी मुझे बता सकते हैं, न पता हो तो प्लीज जब भी मौका मिले और आपको मौका मिले जानने का ब्लड ग्रुप का, तो जरूर जानिएगा अपना ब्लड ग्रुप, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो योर ब्लड ग्रुप, ठीक है। आगे आपको कभी जरूरत पड़ सकती है, तो कभी ब्लड ग्रुप आपने चेक न करवाया होगा तो प्लीज चेक कराइएगा। दूसरा टाइप का ब्लड ग्रुप बताने जा रहे हैं, आर एच ब्लड ग्रुप। यस, क्या ये हमारी बॉडी में है? जी है। किस रूप में है? तो आर एच वर्ड कहां से है पहले ये बताएं। आर एच एक बायोलॉजिकल वर्ड है जिसका मतलब है रहस्यस। ये क्या होता है? एक्चुअली मंकी का ये एक टाइप है। यस, हमारे जो कॉमन मंकीज, हमारे आपके घर के आसपास मंकी पाए जाते हैं जी, उनके बॉडी में पाया जाता है ये। तो ये सबसे पहले आर एच नाम का एक फैक्टर, एक तरह का प्रोटीन, आर एच नाम का प्रोटीन हमारे कॉमन मंकी में पाया गया था, उनके ब्लड में पाया गया था, इसी से नाम आ गया आर एच। और जो आप प्लस माइनस सुनते हैं, तो जिसमें आर एच है किसी की बॉडी में, जिसके ब्लड में क्या है, मैंने बोला आर एच है, उसे बोलते हैं आर एच पॉजिटिव। और जिसकी बॉडी में आर एच नहीं है उसे कहते हैं आर एच नेगेटिव। देखा, बस इसीलिए आपके बॉडी में अगर नाम बताते हैं ओ पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड ग्रुप ओ है और आपके ब्लड में आर एच है, और आर एच फैक्टर नहीं है, नेगेटिव। अब तो नहीं भूलोगे नेगेटिव पॉजिटिव भी क्या कहते हैं। आइए अब आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन। तो मैंने बताया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है हार्ट से, ब्लड वेसल्स से, ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, सब। तो बहुत बार लोग गलतफहमी में रहते हैं, हार्ट को कुछ इस तरीके से दिखाना चाहते हैं। क्या ये हार्ट? हाँ, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, अरे ये तो दिल है जी, ये कह रहे हैं आप। नहीं माय डियर, ये कोई भी दिल नहीं है, ये सिर्फ हमारा और आपका इमेजिनरी है। यस, ये दिल नहीं है। हाँ, इसको आप बना जरूर देते हैं प्यार भरे इजहार में, बट दिस इज नॉट द रियल शेप ऑफ हार्ट। तो ये कल्पना है, यस, ये आर्टिस्ट की कल्पना है, दिल का ऐसा शेप, हार्ट का ऐसा शेप। क्या हार्ट का शेप ये है? नहीं, हार्ट का शेप ऐसा नहीं है। हाँ, रफली ट्रायंगुलर जरूर हार्ट है हमारा, पर ऐसे पान के पत्ते के जैसा तो नहीं है। चलिए, उदास मत होइए, हाँ उदास मत होइए, आपको शेप जानना जरूरी है, क्योंकि अभी आप इस पे बारे में डिटेल, इसके शेप और फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो हार्ट हमारे ठीक सेंटर में है, हमारे बॉडी के सेंटर में है, दोनों लंग्स के बीच में, डायफ्राम के ऊपर। डायफ्राम वो मस्कुलर पार्ट है जो हमारे एब्डोमेन को थोरैक्स से सेपरेट करता है, ठीक है। तो डायफ्राम एक मस्कुलर वॉल है जिसके ऊपर हार्ट रिलाई करता है, ठीक है। एक मसल की वॉल है जिसके ऊपर हार्ट बैठा होता है।
और हार्ट की एक डबल लेयर मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकार्डियम। जी हाँ, हार्ट के ऊपर भी एक नई डबल लेयर है और इस लेयर के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। यही हेल्प करता है हार्ट को बिना थके बिना रुके काम करते रहने। पेरिकार्डियल फ्लूइड हमारा हुआ है, ठीक है। ये हार्ट के अंदर, हार्ट के बाहर जो दो डबल लेयर मेम्ब्रेन है उसके अंदर होता है। आइए चैम्बर्स के बारे में जाने। क्या आपको मालूम है कि आपका हार्ट में कई सारे कमरे बने हुए हैं? तो तुम्हारे दिल में भी बहुत सारा कमरा है और एक कमरे में मेरे लिए भी जगह होनी चाहिए। हाँ, आपके अपने गूगल सर तरुण पानी के लिए भी होना चाहिए। चलो जोकिंग कर रहा हूँ। चलिए, सबसे पहली जगह हमेशा अपने माँ बाप के लिए रखिएगा। पहला कमरा आपके दिल में आपके माँ बाप का होना चाहिए, फिर चाहे आप जिससे भी प्रेम कर लीजिए, उसके बाद आप चाहे जिसको भी कर लीजिए। तो चैम्बर की बात कर रहा था। 4 चैम्बर्स हैं आपके हार्ट में। 2 अपर चैम्बर्स को हम लोग ऑरिकल्स या आर्ट्रिया, प्लूरल वर्ड है, आर्ट्रिया या आर्ट्रियम भी बोल सकते हैं सिंगुलर में, ठीक है। तो 2 ऊपर के चैम्बर होते हैं और 2 नीचे के चैम्बर होते हैं। आर्ट्रिया को ऑरिकल्स भी बोलते हैं, मैंने बताया। ऑरिकल्स की खास बात क्या होती है? इनकी वॉल्स थिन होती है। देखना चाहते हैं? मैं भी दिखाता हूँ। ऑरिकल्स की वॉल थिन होती है। तो ऑरिकल्स की वॉल थिन होती है क्योंकि इनका काम सिर्फ ब्लड रिसीव करना होता है। क्या चीज़? सिर्फ ब्लड रिसीव करना और वेंट्रिकल्स तक पहुँचाना। जबकि वेंट्रिकल्स जो कि नीचे वाले ऑर्गन होते हैं, नीचे वाले हार्ट के पार्ट होते हैं, इनकी वॉल्स थिक होती है। क्यों थिक होती है? क्योंकि इन्हीं का काम होता है ब्लड को लॉन्ग डिस्टेंस तक पंप करना। दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। देखिए, अभी आपने देखा कि हार्ट का शेप कुछ लगभग ऐसा था, ये देखा था आपने, ठीक है। मैं 4 चैम्बर आपको दिखा दे रहा हूँ। ये रफ डायग्राम से आप 4 चैम्बर क्लियरली समझ लेंगे। तो ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पर राइट ऑरिकल और यहाँ मिलेगा लेफ्ट ऑरिकल। तो ऊपर का मैंने ए लिखा है ऑरिकल के लिए, प्लीज ध्यान दीजिएगा। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल मिल गया आपको। आप कहेंगे सर राइट इधर लिखा है आपने। अरे भाई, तू ऐसा देख रहा है ना, ऐसे आएगा तो कैसे दिखाई देगा, ठीक है ना। और नीचे देखो, राइट वेंट्रिकल मैं लिख रहा हूं RV और लिख रहा हूं LV। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर है? लिख दिया मैंने। तो नीचे वाले वॉल्स को मैं थोड़ा थिक करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ऊपर की वॉल तो पतली रहेगी पर नीचे की वॉल थिक हो जाएगी खूब। और नीचे की वॉल थिक हो जाएगी। थिक क्यों हो जाएगी? क्योंकि नीचे की वॉल को, यहाँ के नीचे की वॉल को, ठीक है, नीचे की वॉल को, थिक वॉल को क्या करना है? ब्लड को दूर तक प्लम्प करना है। इन वॉल्स का मस्कुलर वॉल है, खूब थिक मसल से बनी हुई है। और ऊपर के पास क्या करना है? ब्लड रिसीव करना है। ऑरिकल्स रिसीव करते हैं ये दोनों चैम्बर, ठीक है। अब आते हैं ब्लड जो हार्ट में एंटर कर रहे हैं उनको पहचाने और जो लीव कर रहे हैं। तो जब भी आपको वेन शब्द सुनाई दे, क्या वेन, तो आपको याद होना चाहिए लीव करना। क्या? नहीं, एंटर करना। मैंने बताया था जो अवे करती है, लीव करती है, क्या? अवे फ्रॉम हार्ट करती है। याद कर लीजिए, ए से आर्टरी, ए से क्या बताया था? अवे। आर्टरीज अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती है, बताया था आपको। और जो हार्ट की तरफ ले आती है, ठीक है ना, हार्ट में एंटर करती है वापस ब्लड वेसल्स, जो ब्लड ले आती है हार्ट में, उनका नाम है वेन। तो वेना कावा क्या है? जब आपको एंटीरियर वर्ड का इस्तेमाल करें तो उसका दूसरा नाम सुपीरियर भी हो सकता है या प्री कैवल भी हो सकता है, बात एक ही है प्लीज। तो वेन्स यूजुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आती हैं। और क्योंकि एंटीरियर है तो अपर पार्ट, हार्ट के ऊपर के हिस्से, इसका मतलब हाथ से और ऊपर के हिस्से, चेस्ट हिस्से से, ब्रेन के हिस्से से जो ब्लड वेसल्स नीचे आ रही हैं, हार्ट को अपना क्या कर रही हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही हैं, उनका नाम है एंटीरियर, अपर देन दी हार्ट। और इसका उल्टा कर दो, पोस्टीरियर। या दूसरा नाम है इंफीरियर वेना कावा। ये कहाँ करते हैं? लोअर रीजन्स ऑफ द बॉडी से, बॉडी हार्ट के नीचे रीजन से क्या करते हैं? ब्लड ले आते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आते हैं, पोस्टीरियर। अब आता है जो हार्ट को मैंने कहा लीव करते हैं, मैंने बताया आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी,
पल्मनरी आर्टरी, देखिए पल्मनरी लंग से बना वर्ड है, याद कर लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। पल्मनरी आर्टरी एक अकेली आर्टरी है, अवे तो ले जाती है, ये तो रूल नहीं चेंज होगा कि ए से आर्टरी ए से अवे, पर ये एक अकेली आर्टरी है जो डी ऑक्सीजन ब्लड ले जाती है। ठीक है, कहां से शुरू होती है? राइट वेंट्रिकल से शुरू होती है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा, राइट वेंट्रिकल से शुरू होती है। जब ये लौटती है तो लेफ्ट ऑरिकल पे आके अपना ब्लड डिलीवर करती है। ठीक है, रोटा द प्रिंसिपल आर्टरी, याद कर लीजिए, द प्रिंसिपल आर्टरी, ये आर्टरी क्या करती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू करती है और पूरे बॉडी को ऑल पार्ट्स को क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होती है और राइट ऑरिकल पे आके एंड होती है। देखा, नाम पे देख लो ध्यान से। आइए, एक और आर्टरी है, ध्यान दीजिए, ये आर्टरी कोरोनरी आर्टरी है। ये आर्टरी हार्ट को ही, क्योंकि हार्ट को भी तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी ऑक्सीजन से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से है, फूड से, डाइजेस्टेड फूड से है। वो कौन दे रहा है? अगेन ब्लड दे रहा है। तो कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? ब्लड हार्ट को ही देती है, तभी तो हार्ट पंपिंग कर रहा है। चलिए, हार्ट के अंदर मौजूद वॉल्स मैं अभी डायग्राम में भी दिखाने वाला हूं, इसीलिए पहले नाम बता दूं, फिर आपको दिखाऊंगा। नाम में ही सारा काम छुपा हुआ है, ध्यान सुन लीजिएगा मेरी बात, नाम में ही काम छुपा हुआ है। नाम देख लेंगे तो मैं आपको काम दिखा दूंगा, ठीक है, और जगह दिखा दूंगा। राइट ऑरियो वेंट्रिकुलर वॉल, हाँ, राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है। यस, इसमें 3 ट्रायंगुलर लीफ होते हैं, इसीलिए कई बार उसको ट्राइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं। क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वॉल। राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है, RAV, राइट ऑरिकुलर और वेंट्रिकल के बीच में है। दूसरा होगा लेफ्ट ऑरियोवेंट्रिकुलर वॉल, ये कहाँ होगा? लेफ्ट साइड में होगा। इसको कई बार बायकस्पिड वॉल, क्योंकि 2 कस्प से बनके बना होता है, हाँ, 2 ट्रायंगुलेटेड कस्प से बना होता है, या इसको मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, LAV, लेफ्ट ऑरियो वेंट्रिकुलर वॉल, LAV। आइए, तीसरा टाइप का वॉल, पल्मनरी सेमिलुनर वॉल। ये कहाँ पाया जाता है? ये एट दी ओपनिंग ऑफ द राइट ऑरिकल, मतलब जहाँ पे राइट ऑरिकल की स्टार्टिंग है, जब ये पल्मनरी आर्टरी तक ले जा रहा है। देखिए, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये पल्मनरी आर्टरी के लिए? इसमें पल्मनरी वर्ड आ जाएगा, पल्मनरी वर्ड से पहचान जाइए, पल्मनरी आर्टरी के अंदर है, ठीक है, पल्मनरी आर्टरी जो यस लंग्स पे जाती है आर्टरी, ध्यान दीजिएगा। और आता है एरोटिक सेमिलुनर वॉल, ये कहाँ पाया जाएगा? एट द ओरिजिन ऑफ एरोटा, जहाँ से एरोटा स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। आइए, आपको मैं सारे आर्टरीज के सारे वॉल्स के लोकेशन दिखा दूँ। जरा डायग्राम छोटा कर दिया आपके लिए ताकि आप लोकेशन देख पाएँ। एक ट्राइकस्पिड वॉल है, ये रहा आपके पास स्क्रीन पे, ये रहा ट्राइकस्पिड वॉल, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तब दिखाई देगा। 3 कस्प से बना हुआ है, बल्ब है, देखिए, 1 कस्प, 2 कस्प, 3 कस्प, देखा आपको ट्राइकस्पिड वॉल। आइए, अब इधर वॉल पे आइए, इधर रहेंगे, आप देखेंगे बायकस्पिड वॉल, 2 कस्प पे मिलकर बना है, 1 और 2 कस्प, ये 2 कस्प बने हुए हैं, 2 कस्प, बायकस्पिड वॉल। दिखा, मिट्रल वॉल भी खोल रहे हैं इसको, मिट्रल वॉल भी कह रहे हैं इसको, पक्का हो गया। और अब वॉल आ रहा है कौन सा? पल्मनरी वॉल, पल्मनरी सेमिलुनर वॉल, ये रहा पल्मनरी आर्टरी से बना है, नाम इसका ना पल्मनरी सेमिलुनर वॉल। और एक और वॉल देख लीजिए, एरोटिक वॉल, ठीक है, एरोटिक वॉल, ये है एरोटा आपका, एरोटा के बेस में पाया जाता है, ठीक है। एरोटिक वॉल कहाँ है? एरोटिक वॉल, ये एरोटिक सेमिलुनर वॉल, एरोटिक, पल्मनरी मिल गया आपको, बायकस्पिड मिल गया, ये रहा यहां पर है ये। आइए, मैं आपको अब आसान से डायग्राम में दिखा दूं, आपको कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहाँ? अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, आइए मैं दिखाता हूं आपको, वॉल आसानी से मिल जाएगा आपको। दिखा अब आपको, आप क्लीन डायग्राम में दिख रहा है, बड़े डायग्राम में दिख रहा है आपको, यस, ये रहा ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। एक और नाम बताया मैंने, इसका नाम राइट ऑरियो वेंट्रिकुलर वॉल, और ये रहा बायकस्पिड वॉल, इधर रहा, यस, इसका नाम है लेफ्ट
ऑरियो वेंट्रिकुलर वॉल, LAV लिखा मैंने इसमें आपके लिए, याद कराने के लिए आपको लिख रहा हूँ, ठीक है। और नीचे रहा एरोटिक वॉल और ऊपर है पल्मोनरी सिमुलर वॉल। चलिए, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है? सबसे पहले स्टार्टिंग होती है आर्टरीज से। सबसे पहले आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करना का मतलब जानते हैं क्या होता है? यस, हार्ट के चैम्बर का यस सिकुड़ना, हम लोग उसको कई बार नाम से जानते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टोल। आर्टरी कर रही है इसीलिए बोलते हैं इसको आर्ट्रियल सिस्टोल, ठीक है। सिस्टोल में आर्टरीज क्या करती हैं? यस, सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। मेरे हाथ के एक्शन को देखिए, अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। ऊपर क्या करना, नीचे का, नीचे वाला जो पार्ट है वेंट्रिकल है वो बल्कि क्या करता है? फैला रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल। ये स्टेज 1 है, पहला पार्ट है। जब आर्ट्रिकल क्या करती है? सिस्टोल करती है, कंस्ट्रिक्शन कर जाती है। तो इससे क्या होता है? आर्टरीज में जो मौजूद ब्लड होता है, आर्टरीज जिसका काम सिर्फ ब्लड रिसीव करना होता है, वो वेंट्रिकल्स में ब्लड भेज देती हैं और बाद में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम लोग उसे बोलते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। याद रखिएगा, सिस्टोल का उल्टा डायस्टोल होता है, ठीक है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकुलर सेकेंड पार्ट में होगा, सेकेंड स्टेज में मतलब होगा, हार्ट बीट के सेकेंड स्टेज में। तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उस समय क्या होगा? ब्लड को 2 ही रास्ते मिलेंगे। या तो ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए, ठीक है, कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। और या तो ब्लड चला जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए। आइए, मैं डायग्राम में आपको दिखाना चाह रहा था, मेरे पास एक डायग्राम के लिए जगह है यहाँ पर, मैं आपको भी डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये इधर दिखा देता हूँ। अब डायग्राम देखिए, यहाँ बनाने जा रहा हूँ आपका, फिर से देखिएगा, आपको एक जगह इस डायग्राम में सारा डबल सर्कुलेशन क्लियर हो जाएगा। एक बार मेरा डायग्राम बस देख लीजिए आप, सच में आपको उसके बाद कहीं कोई डायग्राम नहीं देखना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा डायग्राम को, मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। इस डायग्राम को देखिए, ये रहा आपका हार्ट। प्लीज सुंदरता पे मत जाइएगा, मेरे डायग्राम में सुंदरता आपको नहीं मिलेगी। ये रहा हार्ट, ये रहे उसके 4 चैम्बर। पक्का? हार्ट के 4 चैम्बर हो गए। ऊपर का नाम मैंने बता ही दिया, ऑरिकल होगा। तो ये रहा आपका राइट ऑरिकल और ये रहा आपका लेफ्ट ऑरिकल। चलिए, ये तो क्लियर हो गया, राइट ऑरिकल क्लियर हो गया आपके पास। नीचे आ जाते हैं, आपके पास है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, हो गया। तो पहला वॉल कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यहाँ, ये वॉल। कौन सा वॉल है ये वॉल है RAV वॉल। कौन नया नाम दे दिया मैंने क्या? नहीं भाई, अभी तो बताया था, राइट ऑरियो वेंट्रिकुलर वॉल। कहाँ पाया जाता है? राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, ठीक बीच में, ठीक है, राइट ऑरियो वेंट्रिकुलर वॉल। अब डाउट नहीं होना चाहिए प्लीज आप लोग को, ठीक है। और इस वॉल को ट्राइकस्पिड भी वॉल बोलते हैं। क्या मैं लिख दे रहा हूँ? 3 कस्प से बना होता है, ट्राइकस्पिड वॉल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर भी एक वॉल है, ठीक है। यहाँ पे जो वॉल है, इस वॉल का नाम क्या है? इस वॉल का नाम है लेफ्ट ऑरियो वेंट्रिकुलर वॉल, LAV, लेफ्ट ऑरियो वेंट्रिकुलर वॉल। 2 नाम और दूंगा इसको आपका, एक मिट्रल वॉल भी है इसका नाम, क्या? मिट्रल वॉल भी इसका नाम है, ठीक है। और दूसरा नाम बताता हूँ बायकस्पिड वॉल, ठीक है। बायकस्पिड या 2 कस्प से मिलकर बना है। दोनों वॉल क्लियर हो गए? पक्का हो गए? दोनों वॉल करते क्या है? मैंने कहा वॉल का एक ही काम होता है, टू अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड इन 1 डायरेक्शन। चलिए, अब क्या होगा देखिए, ऊपर आपके पास, यहाँ पर अज्यूम करता हूँ, यहाँ पर आपके पास लंग्स है। हाँ, ये लंग जैसा शेप नहीं है, डोंट वरी, अभी मैं बता दूंगा। यस, ये लंग जैसा शेप नहीं है, पर यहाँ पे सोचिए पर लंग्स है। और नीचे आइए, आपके पास अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखिए डबल सर्कुलेशन में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैंने बताया ये ऊपर वाला पार्ट ऑरिकल, ये ऊपर वाला पार्ट ऑरिकल है चैम्बर ना,
ऑरिकल क्या करता है, ऑरिकल जिसको हम आर्टरिया भी बोलते हैं, है ना, आर्ट्रिकल सिस्टोल होता है, आर्ट्रियल सिस्टोल करता है। सिस्टोल मतलब होता है ये स्क्वीज करता है। तो जब स्क्वीज करता है तो ब्लड क्या करता है, नीचे चला जाता है। ब्लड नीचे यहाँ से यहाँ जाता है, एरो देख लीजिए, और यहाँ से यहाँ आता है। ठीक है, ब्लड कहाँ पहुँच जाता है इसके बाद, लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल में पहुँच गया ब्लड। देखिए सिस्टोल करते ही मेरे हाथ को भी देखिए, ब्लड ऑरिकल से निकल के वेंट्रिकल में चला जाता है। किंदु वॉल का इस्तेमाल कर रहा है, राइट ऑरियो वेंट्रिकुलर वॉल का इस्तेमाल कर रहा है, लेफ्ट ऑरियो वेंट्रिकुलर वॉल का इस्तेमाल कर रहा है। खत्म हो गया। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अब जैसे ही क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेगा। यहाँ पे है स्टेज 1, मैं लिख दे रहा हूँ। अब जैसे ही स्टेज 2 आएगा, याद रखिएगा, ये बहुत तेजी से काम करना है सब। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, मैं लिख दे रहा हूँ वेंट्रिकल सिस्टोल, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा। जब वेंट्रिकल स्क्वीज करेगा तो क्या होगा, अब ये दोनों वॉल बंद हो चुके हैं। कौन से, लेफ्ट ऑरियो वेंट्रिकुलर वॉल और राइट ऑरियो वेंट्रिकुलर वॉल बंद हो चुके हैं। तो ये जो बंद हो जाते हैं, लेफ्ट ऑरियो वेंट्रिकुलर, राइट ऑरियो वेंट्रिकुलर वॉल, इनकी वजह से क्या होता है, लब की आवाज़ आती है। क्या, LUB, फिर से मैं बोल रहा हूँ, लब की आवाज़ आती है, LUB, लब। किसके क्लोज होने पे, मैंने एरो लगा दिया, हाँ क्रॉस का निशान लगा दिया। कब क्लोज होगा, जब ये ब्लड क्या होगा, अब ऊपर निकलना चाहेगा। अब वॉल से ब्लड को रास्ता सिर्फ ऊपर की तरफ ही मिलेगा। यहाँ ये जो वेसल जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर जा रही है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी एक वॉल्व है, मैं इसको सर्कल से समझा रहा हूँ। ये वॉल्व है, ये वेसल, ये जो ब्लड जा रही है ऊपर, नाम है पल्मनरी, पल्मनरी आर्टरी। क्या है ये, पल्मनरी आर्टरी। ये पल्मनरी आर्टरी अकेली आर्टरी होती है, हाँ, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, और ये हार्ट के पास जा रही है, सॉरी लंग्स के पास जा रही है। देखिए लंग्स को जाएगी, ये आर्टरीज यहाँ पर क्या होगा, अपना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगी लंग्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगी, बाहर चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से, और ऑक्सीजन एंटर हो करके ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आएगी। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पोर करेगी, देखिए डायग्राम में, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ जाएगा हार्ट में। कहाँ पहुँचा, लेफ्ट ऑरिकल पे। ये जो वॉल्व है यहाँ पर, इस वॉल का नाम है, इस वॉल का नाम है पल्मनरी सेलुलर वॉल। ठीक है, कहाँ से कहाँ गया सर्कुलेशन, राइट वेंट्रिकल से लेकर सर्कुलेशन चला लेफ्ट ऑरिकल तक। इस सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूं, पल्मनरी P सर्कुलेशन। मिल गया आपको। अब एक सर्कल कंप्लीट, पल्मनरी सर्कुलेशन, दूसरा सर्कल यहाँ से देखिए। अब यहाँ से एक वेसल निकलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी एक वॉल्व है, ये वॉल्व है एट द बेस ऑफ द एरोटा, और यहाँ से जो निकल रही है एरोटा निकल रही है। एरोटा सबसे मेन आर्टरी होती है। यही आर्टरी क्या करती है, यही आर्टरी सारे ऑर्गन्स को, ऑल ऑर्गन्स को क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। ये है ए से आर्टरी, ए से वे, इसलिए नाम रखा था मैंने, कहा था ना ये आर्टरी होती है, अभी करती है। तो ये एरोटा यहाँ से निकल रही है, हाँ मैं लिख दूँ एरोटा इसके लिए, क्या, हाँ ये है एरोटा, जगह कम है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, एरोटा प्रिंसिपल आर्टरी, सबसे मेन आर्टरी। और ये क्या करती है, डी ऑक्सीजनेटेड हो जाती है जब ये कैपिलरीज में ब्रेक हो जाती है। कैपिलरीज से ब्रेक होने के बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करता है, अपना ऑक्सीजन दे के ऑर्गन को, उससे कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर लेती है, और जब ये लौटती है तो ये वेन बन चुकी होती है। और लौटती कहाँ पर है, देखिए राइट ऑरिकल पे, इसीलिए इसका नाम वेना कावा है। ठीक है, तो इस बार कहाँ से सर्कुलेशन हुआ, आपने देखा, इस बार लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ सर्कुलेशन और पहुंचा राइट ऑरिकल तक। इस सर्कुलेशन को हम लोग कहते हैं, क्या नाम है सर्कुलेशन का, इसको कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। एस लिख दे रहा हूँ और शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो सर्कुलेशन का ब्लड का कितनी बार हुआ बॉडी में, 2 बार कंप्लीट साइकिल ऑफ द ब्लड हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है डबल सर्कुलेशन। जी, ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा आपने, कहीं नहीं सुना होगा, मैंने डिटेल में आपको एक ही जगह में सारा बता दिया। चलो
तो पूरे हार्ट बीट में कितना समय लगता है, ये पूरे प्रोसेस में मैंने बताया। यस, इस पूरे सर्कुलेशन में 0.85 सेकेंड अर्थात 1 सेकेंड से भी कम लगता है। तो लब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्लोज होते हैं, ठीक है, कौन से, LAV और RAV, हाँ, लेफ्ट ओरियोवेंट्रिकुलर वॉल, राइट ओरियोवेंट्रिकुलर वॉल, दोनों जब क्लोज होंगे, क्या होंगे, दोनों क्लोज होंगे, तो पैदा होगी लब की आवाज। और डब की आवाज कब होगी, डब की आवाज होगी जब ये एरोटिक वॉल्स, जिनको हम सेमी लूनर वॉल कह रहे हैं, यस, दोनों क्लोज होंगे, तो पैदा होगी डब की आवाज। क्लियर, लब और डब। आता है पेस मेकर, ये क्या होता है, आइए पेस मेकर को आपको डायग्राम में भी दिखा दूं। पेस मेकर ये रहा, हार्ट के अंदर एक ऑटोमेटिक सेल्फ चलने वाली मशीन है, नाम है पेस मेकर। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो सैन है। कहाँ है, ये देखिए हार्ट के अंदर है, ठीक है ना, ये है पेस मेकर। देखिए कहाँ पर है, हार्ट के अंदर, देखा ना। यही क्या करती है, इनिशिएट हार्ट बीट करती है। ध्यान से सुन लीजिएगा, स्टार्ट हार्ट बीट करती है कौन, सैन, साइनो आर्टरिकल नोड। वन वर्ड क्वेश्चन बन सकता है। जहां से कमांड ऑफ हार्ट बीट शुरू होती है उसे पेस मेकर कहते हैं। अच्छा, किसी किसी लोगों का ये सैन खराब हो जाता है ओल्ड एज में, ठीक है, SAN खराब हो जाता है, तो आजकल आर्टिफिशियल पेस मेकर भी आ रहा है, बैटरी के साथ लगता है बाहर, पता है कि नहीं आप लोग को, हाँ, सैन। आइए ब्लड वेसल्स के बारे में और जाने, जो हार्ट से आ रही हैं जा रही हैं। तो आर्टरीज आगे जाके ब्रेक हो जाती हैं। यस, आर्टरीज मैंने बार बार बताया, ए से आर्टरी, ए से अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरीज हमेशा अवे फ्रॉम हार्ट जाती है, हार्ट से दूर जाती है और ऑर्गन्स की तरफ आती है। आर्टरीज की खास बात क्या है, आर्टरीज की वॉल जो है, आर्टरीज एक तरह का ट्यूब है, एक तरह का पाइप है आर्टरी, ऐसे समझो। क्या, एक तरह का पाइप है, ट्यूब है, जैसे पानी का पाइप होता है ना, वैसा पाइप है, पर इसकी वॉल बहुत थिक है। क्या मैंने बोला, एक थिक मस्कुलर वॉल का बना है। मैंने डायग्राम बना दिया आपके लिए, ये दिखाने के लिए कि इसकी बहुत थिक मस्कुलर वॉल है, ये बहुत थिक वॉल है। और इसका ल्यूमेन इसको कहते हैं, ये बीच का जो सेंटर पोर्शन है, ये बहुत नैरो है। क्या है, नैरो है इसका। और क्या खास बात है, जब इसमें ब्लड फ्लो करता है तो स्पर्ट मूवमेंट करता है, स्क्वीज मूवमेंट करता है। क्या, इसी से पल्स नापा जाता है। जब भी किसी को पल्स नापना होगा तो वेन को टच करके पल्स नहीं पता चलेगा, आर्टरीज को टच करके पता चलेगा। डॉक्टर देखते हैं ना पल्स, हाँ, हार्ट बीट चेक करने के लिए लोग चेक करते हैं। यस, जरा डायग्राम में थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आर्टरीज और वेन्स को स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको एक साथ दिखाई देगा। ये रहा स्क्रीन पे, इधर रही आर्टरी, ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है, ये बड़ा सा ल्यूमेन है इसका। हालांकि सबसे ध्यान से देखने लायक बात यह है कि ल्यूमेन वो पोर्शन है जहाँ से ब्लड फ्लो करता है। तो इसकी खास बात क्या है, इसके ऊपर जो एक्सटर्नल लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू है इनके ऊपर, ठीक है ना, और मिडिल लेयर है, दोनों ही बहुत थिक होती हैं। ये एक थिक लेयर से बना हुआ है, ठीक है, बाहर की कनेक्टिव टिश्यू और मिडिल लेयर इलास्टिक मेम्ब्रेन बहुत थिक होती है। देखिए कितनी थिक लेयर से बना हुआ है। जबकि वेन्स को देखेंगे तो एक बहुत ही थिन लेयर से बना हुआ है। आउटर लेयर मेम्ब्रेन जो है, कनेक्टिव टिश्यू बहुत थिन है, और जो मिडिल लेयर है, यस, मिडिल लेयर है इलास्टिक मेम्ब्रेन जिसे हम कह रहे हैं, ये भी क्या है, थिन है। और सबसे अंदर की लेयर, यस, एंडोथीलियम, वो भी इसमें देखिए कितनी थिक है, इसमें एंडोथीलियम कितनी थिक है, इसमें सब कुछ नैरो नैरो नैरो। नतीजा इसका ल्यूमेन बहुत बड़ा है। अर्थात ये एक तरह का चौड़ा पाइप है, चौड़ा पाइप समझ गए ना। ज़्यादा बड़े बोर वाला पाइप है कौन, वेन, ज़्यादा पानी एक तरह से जैसे जिस पाइप से निकल सके, समझो ऐसा। और ज़्यादा थिक पाइप है आपका आर्टरी, थिक पाइप है मतलब समझ गया ना, उसका ल्यूमेन बहुत छोटा है, कम एरिया है उसमें से क्या करना, ब्लड को पास होने के। क्लियर, आइए, वेन अवे फ्रॉम दी, यस सॉरी, कैरीज टुवर्ड्स दी हार्ट एंड अवे फ्रॉम दी ऑर्गन। चलिए वेन के बारे में जान लेते हैं। वेन की मसल्स, वॉल जो होती है वो थिन मसल की होती है, इसका ल्यूमेन जस्ट अपोजिट है, वाइड होता है। और वेन्स में जब ब्लड फ्लो करता है तो यूनिफॉर्मली फ्लो करता है, स्क्वर्ट मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है। आर्टरीज जब अपने आप को ब्रेक काउंट कर देती हैं तो बन जाती हैं आर्ट्रियोल। क्या बन जाती हैं, आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स मसल्स की बनी होती हैं, हाईली मस्कुलर होती हैं, बहुत पतली होती हैं, और जब वो फर्दर ब्रेक होती हैं तो बन जाती हैं कैपिलरीज। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ये है आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज जब अपने आप को ब्रेक डाउन करती हैं, यस देखिए मैं आपके लिए बना रहा हूँ स्ट्रक्चर,
हाँ, यहां पर आपको दिखाई देगा। देखिए आर्टरीज जब अपने आपको क्या करती हैं, ब्रेक करती हैं, बन जाती हैं। हाँ, आर्टरीज एक नैरो चैनल में ब्रेक कर देती है अपने आप को। ये रहा कितना, देखिए नैरो चैनल बन रहा है, ठीक है। और जब ये रिकम्बाइन करती हैं, कभी ना कभी तो रिकम्बाइन करेंगी, तो ये है आर्टरी आपकी, मैं लिख दे रहा हूं आर्टरी, दिखाई देगी आपको आर्टरी। ये क्या है, आर्ट्रियोल। आर्टरीज जब ब्रेक हो गई हैं नैरो चैनल में, तो आपने इसका नाम दे दिया आर्ट्रियोल्स। और आर्ट्रियोल्स और फर्दर ब्रेक हो जाते हैं और थिन हो जाते हैं, तो बन जाते हैं कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज वो प्लेस है जहाँ पर क्या होने वाला है, सारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करने वाला है। यहीं पर क्या होने वाला है, सारा एक्सचेंज होने वाला है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ से क्या होगा, ये ट्रांसफर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा ये, और जब ये लौटेगा यहाँ से, तब ये बन चुका होगा वेन्यूल। क्या बन जाएगा, वेन्यूल बन जाएगा। और वेन्यूल्स कंबाइन हो जाएंगे और एक थिक वेन बन जाएंगे, ये बन जाएगा वेन। सीक्वेंस देख लिया आपने, सीक्वेंस आना चाहिए। आर्टरीज बन जाएंगे आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल जब फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएंगे, एकदम नैरो बन जाएंगे, तो बन जाएंगे कैपिलरीज। और कैपिलरीज कंबाइन होंगे, हाँ कैपिलरीज कंबाइन होंगे तो बन जाएंगे वेन्यूल, और वेन्यूल्स कंबाइन होंगे वेन बन जाएंगे। चलिए, कैपिलरीज सबसे नैरो होता है, सबसे नैरो होता है कैपिलरीज। कैपिलरीज में क्या खास बात होती है, इसमें सबसे सिंगल लेयर, एक लेयर की एपिथेलियल वॉल होती है, एंडोथेलियम जैसे हम लोग बोलते हैं। कैपिलरीज में कोई मसल्स नहीं होती है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज समझ लीजिए इतनी थिन होती है कि आपको बताना भी, यस क्या फंक्शन करती है कैपिलरीज, क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज वो जगह है जहाँ पे डिफ्यूजन टेक प्लेस कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन का इनटेक करना, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, इन दोनों में मदद करता है। और तो और जो सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, इनको एब्जॉर्ब करना और रिलीज करना, इनटेक करना और आउटवर्ड डिस्फ्यूज करना है, दोनों काम भी इसी का है। कैपिलरीज अलाउ करती हैं WBC को बाहर निकलने में। अतः जब WBC, देखिए मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है। ब्लड वेसल से WBC बाहर निकल सकता है, देखिए निकलता हुआ बाहर दिखाई दे रहा है। इसे क्या कहते हैं, हाँ, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड एज, फाइगोसाइटोसिस? जी नहीं, फाइगोसाइटोसिस नहीं कहते हैं इसको, फाइगोसाइटोसिस को नहीं कहते। जब WBC बाहर ब्लड वेसल से बाहर निकल लगता है, तो हम लोग उसको कहते हैं डायबिटीसिस। क्या बोलते हैं इसको, डायबिटीसिस। द प्रोसेस बाय विच WBC squeeze itself and release and move out of the blood vessel, क्योंकि इतनी नैरो होते हैं कि वो इस ब्लड वेसल से बाहर निकल सकते हैं। WBC वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना, बाहर निकल आते हैं, इस ब्लड इसी से निकल आते हैं, स्क्वीज आउट हो जाते हैं। चलिए, दोनों में डिफरेंस भी आ रहा है आपके पास, कैपिलरीज में और वेन्स में। कैपिलरीज अवे फ्रॉम द हार्ट है, मैंने पहले ही बताया, आर्टरीज सॉरी ऐसे आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट है और वेन्स टूवर्ड्स द हार्ट है। अच्छा, कैपिलरीज सॉरी आर्टरीज आगे जाके और ब्रेक होंगे, बन जाएंगे आर्ट्रियोल, जबकि वेन्स क्या होंगे, कंबाइन होंगे वेन्यूल, और वेन्यूल आगे जाकर के बन जाएंगे वेन। अभी थोड़ी देर पहले बताया इसका ल्यूमेन नैरो होता है, जबकि इसका ल्यूमेन वाइड होता है। इसकी वॉल्स इलास्टिक हैं, नॉन इलास्टिक हैं, वॉल्स थिक हैं, वॉल्स लेस थिक हैं, इसमें वॉल्स नहीं होता है, इनर लाइनिंग में इनके पास वॉल होता है। चलिए, क्या ये कोलैप्स हो सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि इस पर थिक वॉल होती है, इसीलिए कोलैप्स नहीं होते हैं। और ज़्यादा डीप कौन होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, डीपर होते हैं आर्टरीज, और ऊपर सरफेस में होते हैं वेन्स। बताया था ना आपको कि आपके जो ऊपर दिखाई दे रहा है, आपको ब्लड की जो वेसल दिखाई दे रही है आपके हाथ में, समझ जाओ। हाँ, अपने दादा दादी का हाथ जरा ध्यान से देखना, आज जा करके घर में अगर दादा दादी हैं तो उनके हाथ का बैक पोर्शन देखना, उनके हाथ का, यहाँ पे उनकी ब्लड वेसल्स बहुत थिक सी दिखाई देंगी, आज जाके चेक करना, वो वेन है। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, उनके वेन्स बहुत सुपरफिशियल दिखाई देंगे, आज जाके चेक करना दादा दादी का। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने बताया हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन टेक प्लेस करता है। कैसे टेक प्लेस करता है मैंने ये भी बता दिया, ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है, ताकि आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। पहले सर्कुलेशन को नाम दिया मैंने पल्मनरी सर्कुलेशन, जब ब्लड क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ लंग्स में जाएगा,
लंग्स में जाएगा और लंग्स से लौट करके पहुंचेगा लेफ्ट ऑरिकल में। ये था पहला सर्कुलेशन। और दूसरा सर्कुलेशन है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ ऑल बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, ऑल बॉडी पार्ट्स तक जाएगा और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके, यस, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके वेन में बन जाएगा और पहुंचेगा राइट ऑरिकल में, ठीक है, राइट ऑरिकल में। चलिए 2 सर्कुलेशन हो गए। क्या हमारी बॉडी में, हाँ, क्या हमारी बॉडी में कोई और भी वेन सिस्टम काम करता है? तो एक हिपैटिक पोर्टल है, थोड़ा अलग और हटके वेन सिस्टम आपकी बॉडी में भी है, आपने नहीं सुना होगा। कुछ ऐसे वेन्स होते हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं, कैपिलरीज से स्टार्ट होते हैं, कैपिलरीज पे एंड होते हैं। ठीक सुना आपने, हिपैटिक वर्ड आता है लिवर। क्या? लिवर। तो कुछ वेन्स जो स्टार्ट होते हैं स्टमक से, ध्यान से सुनिएगा, एंड इंटेस्टाइन, एंड दे डू नॉट डायरेक्टली कन्वे, ये डायरेक्टली अपना ब्लड पोस्टीरियर वेना कावा में नहीं ले आता है, ये है हेपेटिक। क्योंकि ये वेन से स्टार्ट होते हैं, कैपिलरीज से स्टार्ट होते हैं और कैपिलरीज पे खत्म हो जाते हैं। ऐसे सिस्टम को कहते हैं पोर्टल सिस्टम। क्या कीवर्ड है? पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल वेन क्या करती है, ये कैपिलरीज से स्टार्ट होती है और वापस कैपिलरीज में ही ब्रेक डाउन हो जाती है। देखा? और हिपैटिक वर्ड किस लिए आया? मैंने कहा कीवर्ड है इसका लिवर। क्या कीवर्ड है इसका? लिवर। ये वो वेन सिस्टम है जो लिवर, यस, दे एंटर द लिवर, ठीक। आइए पल्स, हाँ पल्स, तो मैंने बताया था काउंटिंग ऑफ पल्स करना बड़ा आसान है। हार्ट बीट काउंट कर लो तो पल्स आ जाता है। और पल्स किससे होता है? मैंने कहा था एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी आर्टरीज। हमारी आर्टरीज जो डीप सीटेड होती हैं, जो ज़्यादा नीचे होती हैं, उसके क्या करने मूवमेंट के बाद आता है, हाँ, उसके मूवमेंट के बाद उसके डॉक्टर चेक कर लेता है, बताता है कि आपका पल्स सही है कि नहीं है, ठीक है। डॉक्टर आपका पल्स देके बता देता है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, नेम द ऑर्गन विच एक्ट एज ब्लड रिजर्वॉयर। अगर आप हैं मेरे सुपरस्टार तो इस सुपर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। नेम द ऑर्गन विच एक्ट एज अ सुपरवाइजर बोल दिया, रिजर्वॉयर। तो इस तरह से आपने पूरे चैप्टर को, यस, लेटेस्ट कंसेप्ट के साथ, पूरे चैप्टर को आपके लेटेस्ट सिलेबस के साथ मैंने फिनिश कर दिया है। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर यस इस चैप्टर को ध्यान से नहीं देखा है तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। और सॉरी फॉर ऑल दैट इंटरप्शंस। हम कोशिश तो कर रहे हैं कि सारी चीजें सही हों, बट कुछ चीजें उनके हाथ में भी होती है और मैं कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में भी छोड़ता हूं कि देखता हूं तुम मुझे कितना प्यार करते हो, देखता हूं कि आप अपने गूगल सर, जिनको आप गूगल सर बोलते हैं, यस, मुझे आप कहते हैं अपने प्यार से गूगल सर फॉर आईसीएससी। आपने ही मुझे रिकमेंडेशन दिया, आपने ही मुझे यह नाम दिया और यह मैं सदा अपने हृदय से लगा के रखता हूं। यस, मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरे लेसन वीडियो समझ में आ रहे हैं और आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कर दो और अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो। अगले लेसन वीडियोस में मिलेंगे, आपके पसंद के लेसन वीडियोस में मिलेंगे और पूरी ताकत, पूरी एनर्जी के साथ मिलेंगे। सो थैंक